अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो नावल शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए कि हमारे जितने भी नावल्स हैं उन सब के लास्ट होने पर नावल के नाम और राइटर के नाम मेंशन होते हैं, वहाँ से देख लिया करें। तो अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। इतनी शिद्दत से मेरे करीब आकर तुमने मेरे एहसास को एक नया मोड़ दिया है। मैं अपने अंदर एतबार का मौसम, एक ताज़ा मौसम देख रहा हूँ। मुझे मुझे आपसे मोहब्बत है। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? जानती हो क्या कह रही हो? इनके चेहरे पर एक लम्हे को मुस्कुराहट दौड़ी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तंज की आमेज़िश थी। जानती हूँ, हमेशा से जानती हूँ, तब से जब से मेरे जानने की उम्र भी ना थी। लेकिन मैंने जानना शुरू कर दिया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हाँ जुल्फ़िकार, मैं आपको चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके ज़िंदगी में पहली बार इनसे कहा। क्या? क्या कहा? जुल्फ़िकार। जुल्फ़ी चचा से मैं अब सिर्फ जुल्फ़िकार बन गया। जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे होने वाले शोहर का चचा हूँ और तुम्हारे वालिद का करीबी दोस्त। तुम्हारी और मेरी उम्र में 2 दिनों का नहीं, सालों का फ़र्क है। 22 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। तुम्हें ये कहते हुए कुछ तो शर्म करनी चाहिए विंज़ा। उन्होंने कदरे झंझलाहट से मेरी बात का जवाब दिया। जुल्फ़ी, ये उम्रों के भेदभाव, ये सालों के फ़र्क कम से कम मोहब्बत में जायज़ नहीं। मोहब्बत तो वो बेलौस जज्बा है जो इस तरह के तफरीक़ात को पाँव तले रौंद के आगे चला जाता है। अगर इन फ़ासलों को मोहब्बत गिनती तो शायद दुनिया में कहीं भी इसका वजूद ना होता। मैं और मेरा यकीन भरा लहजा जुल्फ़िकार का इम्तिहान ले रहा था। वो पहाड़ की मानद मज़बूत इंसान, कद्दो-क़दामत में बड़ा दिलफ़रेब नया नक्श रखने वाला शख्स पल भर को कमज़ोर पड़ता दिखाई दिया। विंज़ा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मेरे लिए बेटियों की तरह हो। बेटी तो नहीं होना, और आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। आपसे निकाह की इजाज़त है मुझे जुल्फ़िकार। मेरा एतमाद पहले से कहीं ज़्यादा था। शट अप विंज़ा, बकवास बंद करो अपनी। वो चलाए। जुल्फ़ी, मुझे आपसे मोहब्बत है। मैंने फिर इकरार किया। चुप हो जाओ। ये इनके ज़ब्त का गोया इम्तिहान था। आई लव यू जुल्फ़ी, आई लव यू। मैं पहले से बुलंद आवाज़ में चीखी। तड़ाक की आवाज़ से 3 ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर पड़े थे। अचानक ही मेरी आँख खुल गई। इस वक़्त मैं अपने कमरे में अपने ही बेड पर मौजूद थी। मेरे कमरे में लगी खिड़की की सुबह की मुहम रोशनी से झिलमिला रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो जो कुछ भी देखा वो एक ख्वाब था, और फिर इंसान वही कुछ तो ख्वाब में देखता है जो वो सोचता है। कभी चाहते, कभी अरमान, तो कभी महरूमियाँ और तलख़ियाँ। लेकिन आज जो ख्वाब मैंने देखा था वो क्या था? वो भी वही कुछ था जो मैं सोचती थी, लेकिन ये ख्वाब सरासर मेरे अंदर का डर था। ये खौफ की झलक थी जो 8 साल की उम्र से मेरे अंदर जड़ पकड़ चुकी थी और अब एक नया तनावर शजर का रूप धार चुकी थी। मुझे जुल्फ़िकार अहमद से मोहब्बत थी। आज से नहीं, पिछले 10 साल से, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तब से। जुल्फ़िकार अहमद की मोहब्बत ने मेरे दिल की कच्ची मिट्टी में एक कोंपल खिलाई थी, और वो कोंपल इतने सालों में अगर मुरझाई है तो मैंने इसे फिर सराब किया है, टूटी है तो मैंने इसे फिर से जोड़ा है, और अब तो ये कोंपल एक छाँवदार दरख्त का रूप भर चुकी है जिसकी दिलफरेब छाँव मेरी पूरी ज़िंदगी के साहिबान जैसी है, जिसमें हर दुख, हर तकलीफ़ छुप जाए। मैं विंज़ा अली अपने होशो हवास में ये तस्लीम करती हूँ कि मैंने जुल्फ़िकार अहमद से मोहब्बत की है। सदाकत पर मबनी मोहब्बत, लाज़वाल मोहब्बत। बेशक वो उम्र में मुझसे 22 साल बड़ा है, बेशक इसने मुझे हमेशा बेटी की तरह देखा है, और बेशक इसके भतीजे अनुश अहमद से मेरी बात पक्की हो चुकी है। हर हकीकत से बालातर, हर सच से ऊपर उठकर एक सच है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। आज से नहीं, अभी से नहीं, हमेशा से और हमेशा तक करती रहूँगी। इसे सिर्फ जुल्फ़िकार या जुल्फ़ी कहकर नहीं बुला सकती थी। चचा का नाम दम चला हमेशा मुझे इस्तेमाल करना पड़ता था। हाँ विंज़ा, कैसी हो तुम? आज इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन कर लिया? वो मुस्कुराए थे। बस आपकी याद ही इतनी आई। 3 दिन से ना आ पाए और ना ही फ़ोन किया। मैं कितनी उदास थी आपके बगैर। मैंने अपनी उदासी वाज़ा बयान कर दी, पर इस पर वो हंसे थे, या शायद मुझसे इस तरह के शिकवे शिकायत सुनने के बाद अब इन्हें आदत पड़ चुकी थी। कितना लड़ती हो तुम विंज़ा? वो असल में 1-2 चीज़ें सर्जरी करनी पड़ी थी, और
शमील को भी कल से बुखार है। वैसे तुम्हें शमील बहुत याद कर रहा है। आज जाओ आज घर, उन्होंने हमेशा की तरह ऑफ़र की। कैसे आ जाऊँ? मैं ड्राइवर दोपहर को मुझे कॉलेज से छोड़कर चला जाता है और मम्मा मुझे शाम तक गाड़ी चलाने नहीं देती। मैंने जान का बहाना बनाया। फिर ऐसा करो, अनुष को फ़ोन कर दो, वो तुम्हें ले आएगा। हमेशा की तरह इनके दिल में पहले अपने लाडले भतीजे का ख्याल ही आया था। ये मौसम भी लफ्ज़ चचा की तरह जुल्फ़ी का दम छला ही था। थे जी जी नहीं, मुझे इसके साथ आकर बोर नहीं होना। ऐसी बात है तो रहने दे, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। मैंने रूठने की एक्टिंग की। एक तो तुम नाराज़ भी बड़ी जल्दी हो जाती हो। अच्छा ऐसा करो, शाम 6 बजे तैयार रहना, मैं क्लिनिक से जल्दी फारिग होकर तुम्हें घर से लेता जाऊंगा। भाभी को भी तैयार कर लेना। उन्होंने एक और ऑफ़र पेश की। नहीं नहीं, मामा की तबीयत बेहतर नहीं है, मैं अलबत्ता तैयार होंगी। मुझे अपने साथ कम से कम कोई दम छला लगाने की ज़रूरत नहीं ना थी। ओके कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शाम को वह साबिक 1 घंटा लेट थे। 7 बजे के करीब इनकी गाड़ी हमारे घर के गेट के आगे रुकी। मैं अपने कमरे के टेरेस में खड़ी इनकी मुंतज़िर थी। वो गाड़ी गेट के अंदर पार्किंग पोर्च में खड़ी करके उतरे और सदर दरवाजे से अंदर आ गए। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना सरापा शीशे में देखा। दुपट्टा कंधे पर नफासत से सजाया और अपने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े ढेरों परफ्यूम से एक दिलफरेब महक वाली परफ्यूम निकाली और अपने ऊपर छिड़की। आज मैंने जानबूझकर फिरोज़ी प्रिंटेड शिफॉन पहना था क्योंकि मैं जानती थी कि स्काई कलर जुल्फ़ी का पसंदीदा कलर है और पिंक और स्काई कलर का कंट्रास्ट इनका फेवरेट कंट्रास्ट है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कमरे के कारपेट और पर्दों में भी स्काई ब्लू ही इस्तेमाल किया हुआ था। मैंने खुद पर एक आखिरी नज़र डाली। मैं आज की मुलाकात के लिए बिल्कुल ठीक लग रही थी, बल्कि बहुत खूबसूरत भी। मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो वो मामा से महवे गुफ्तगू थे। पापा के जाने के बाद मामा के खैर ख्वाह हों मैं, जो कि पापा की तरफ से हूँ, सिर्फ जुल्फ़िकार ही थे। वो पापा के साथ स्कूल के ज़माने से थे। फिर इकट्ठे मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और बाद में दोनों ने ही सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया। पापा ने कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही अपनी कज़न फ़रहाना से शादी कर ली, जबकि जुल्फ़िकार की ज़िंदगी में पहली बार इम्बासत आंटी आई जब वो MBBS फाइनल में थे। इम्बासत आंटी यकीनन ऐसी थी कि इन्हें पसंद किया जाए। गंदमी रंगत, खड़े खड़े नए नक्श, भरपूर सरापा। लेकिन मुझे वो कुछ ज़्यादा अच्छी ना लगती थी क्योंकि जब जुल्फ़िकार ने इम्बासत आंटी से शादी की तब मैं 11 साल की होने वाली थी और जुल्फ़ी को मैं तब भी पसंद किया करती थी। यहाँ पे शायद कच्ची मिट्टी में मोहब्बत की कोंपल की जड़ रखी जा चुकी थी। लेकिन साल भर में ही इम्बासत आंटी की डेथ हो गई अपने पहले बेटे शमील की पैदाइश के बाद। इनकी मौत ने जहां शमील को अकेला छोड़ दिया था, वहां जुल्फ़िकार भी बिखर गए थे। ऐसे में इन्हें पापा ही संभाल पाए थे, लेकिन पापा भी ज़्यादा दिन इन्हें संभालने के लिए ज़िंदा ना रहे। एक दिन एक जालिम हादसा इन्हें भी हमसे बहुत दूर ले गया। ऐसे में मेरा मामा और फ़ायज़ा बाजी का कोई ना था। हम तीनों के लिए बेसहारा औरतें कहाँ जाती। ऐसे में जुल्फ़िकार अपना गम भुलाकर हमारे ही होकर रह गई। उन्होंने पापा के अस्पताल को बंद नहीं होने दिया, बल्कि खुद पापा की जगह वहाँ के मेन डॉक्टर बन गए। नए स्टाफ के लोग ले आए और मामा को हर माह एक अच्छी खासी रकम फराम करते रहे। फ़ायज़ा बाजी ने ग्रेजुएशन किया तो 2 साल कबल इन्हीं की पसंद से इनकी शादी उमर भाई से हो गई और मेरी तालीम का सहरा भी जुल्फ़िकार ही के सर जाता है। मैं मेडिकल के फर्स्ट ईयर में थी। एंट्री टेस्ट की तैयारी में उन्होंने ही मुझे करवाई और अब भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करते थे। आ जाइए मोहतरमा, देखिए हम लेने आ गए हैं। अब तो नाराज़गी नहीं। वो हमेशा की तरह अपनी जादुई मुस्कुराहट बिखेर के बोले। इस उम्र में भी वो कितने जाज़बे नज़र लगते थे। मुनासिब जिस्म, कुशीदा चेहरा, भरपूर मुस्कुराहट, कुछ काले कुछ सफ़ेद बाल, छोटी छोटी सी आँखें, जिनकी वजह से मैं इन्हें कभी कभी चाइनीज़ भी कहा करती थी। आपसे तो नाराज़ होना ही चाहिए। देखिए ना मामा, इतने इतने दिन गुजर जाते हैं, हमारी खबर भी नहीं लेते। जानते भी हैं हम को इनकी कितनी आदत है। मैंने शिकवा किया तो मामा मुस्कुरा दी। हाँ भाई जुल्फ़ी, हमारी तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है अगर तुम ना आओ। जानते हो 2 दिन से विंज़ा के सर में मुसलसल दर्द हो रहा है और बेवजह चिड़चिड़ाहट भी तारी रही है। मामा ने मेरी फेवर में चंद अल्फाज कहे। अच्छा नब्ज़ दिखाओ।
उन्होंने फ़ौरन ही मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कलाई पर उंगली टिका दी। पल भर को मेरे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा। मुझे कुछ होने लगा। अपने चेहरे के तासुरात छुपाने के लिए मैंने फ़ौरन ही अपनी कलाई इनके हाथ से छुड़ा ली। अपनी ये डॉक्टरी रहने दें और चलें। वापस आके मुझे अपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है। पहले ही आप लेट हैं। भाभी, अगर मैं 2 मिनट और यहाँ रहा तो शायद कल से डॉक्टर नहीं मरीज़ कहलाऊँ। चलो फूलन देवी। उन्होंने प्यार से मेरे बालों को बखेरा और मम्मा भी मुस्कुरा दी। फिर मैं जुल्फ़िकार के साथ इनकी गाड़ी तक आई। फ्रंट सीट पर बड़ी शान से बैठी। मम्मा ने गेट खोला और जुल्फ़िकार ने गाड़ी बाहर निकाल ली। हाँ, अब बताओ कि कॉलेज कैसा जा रहा है? उन्होंने ड्राइविंग से ध्यान हटाकर मुझे मुखातिब किया। अच्छा जा रहा है, बस ज़रा प्रैक्टिकल्स मुश्किल होते हैं। हाँ, 2 दिन पहले अनुष से भी मेरी बात हुई थी। अभी भी इससे भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रैक्टिकल्स ही परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी बात हुई अनुष से? वो फिर बोले, नहीं। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। कर लिया करो बात बेचारे से, तुम्हारा मुस्तकबिल है वो। और सुनाओ, फ़ायज़ा कैसी है? ठीक होगी, काफ़ी दिन हो गए हैं मुलाकात नहीं हुई। मुझे बोरियत हो रही थी दूसरों की बातें करके। भाभी का ख्याल रखा करो। विंज़ा इंतहाई इतना हाई ब्लड प्रेशर अच्छा नहीं है इनके लिए। वो अपनाई से बोले, आप मुझसे हमेशा दूसरों के बारे में ही बात क्यों करते हैं? मेरे बारे में, अपने बारे में बातें नहीं हो सकती? अनुष, फ़ायज़ा बाजी, मामा, मैं भी कुछ हूँ कि नहीं? मैंने झिझलाहट से कहा। ओहो, एक तो तुम्हारा थर्मामीटर का पारा हाई रहता है। अच्छा बाबा, बता तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतनी दुबली क्यों हो रही हो? वो मनाने की कोशिश करने लगे। असल में बात पता क्या है, आपकी अनुष से, फ़ायज़ा बाजी से, मामा से एक दोस्ती है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है जो कि मेरे साथ नहीं है। इसलिए आपको इन सब का ख्याल रहता है, मेरा नहीं रहता। मैंने इनको कुछ बावर करवाना चाहा। पागल लड़की, ऐसी सोच क्यों रखती हो? मुझे तो ये लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही अटैच्ड हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे ही साथ है। जुल्फ़िकार का चेहरा पल भर के लिए हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा उठा। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमारे दरमियान ना दोस्तों जैसी बातें होती हैं और ना ही दोस्तों की तरह की मुलाकातें। आप अभी तक मुझसे ऐसा सलूक करते हैं जैसे मैं अभी तक 10-12 साल की हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं है जुल्फ़ी। पता नहीं मेरे मुंह से निकला था या मैंने जानकर कहा था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। पल भर को मुझे खुद भी इनको इस तरह जुल्फ़ी पुकारना अजीब लगा, लेकिन इस पर वो हैरत ज़दा हो गए। क्या कहा तुमने? हाँ, तो दोस्त बनाए हैं तो पहला असूल दोस्ती में बेतकल्फ़ी का होता है। नो सॉरी, नो थैंक्स, नो फॉर्मेलिटी, जस्ट फ्रेंडशिप। मैंने तमाश से कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर ओके कह दिया। मैंने कैसेट प्लेयर ऑन किया तो किसी की गुलकारा की मधुर आवाज़ गूंजी। वो शायद कोई गज़ल थी जिसके बोल थे, मेरी सांसों को जो महका रही है पहले प्यार की खुशबू, तेरे सांसों से शायद आ रही है मेरी सांसों को जो महका रही है। क्या बोर गाने लगाते हैं आप? मैंने मुंह बनाकर कहा। भाई, उम्र का तकाजा है मेरा। 40 जीने फैलांग चुका हूँ, आधी उम्र तो गुजर गई है। अब इसी तरह के शौक़ हैं, गज़लें सुनना, लोगों में ज़िंदगी बांटना। इस वक्त तो अपने अंदर भरपूर ज़िंदगी इस मौके बोले। पहला प्यार जुल्फ़ी, पहली प्यार की खुशबू कैसी होती है? पता नहीं क्यों मैंने ये सवाल किया था। मेरे इस सवाल पर वो पल भर चुप रहे, फिर लंबी आह भर के बोले, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? पहला प्यार जिसकी महकता उम्र सांसों में जगमगाती रहती है, जिसकी खुशबू तमाम जीवन को मुअत्तर करके रखती है। यूँ तो हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, लेकिन प्यार हर एहसास को एक नया ज़ाविया देता है, एक नया रंग देता है। वो प्यार की लंबी वजाहत करने के मूड में थे। इनका ये रूप मैंने पहली मर्तबा देखा था। कभी प्यार होने के बाद आज आसमान की तरफ देखना विंज़ा, कितने ख्वाब उतर आते हैं सितारों में, कितने रंग लिए आती हैं बारिशें। हिजर के दर्द किस तरह है बांटता है तन्हा चांद, मिलन की तड़प किस कदर बढ़ा देती है ढलती धूप। प्यार होने के बाद कभी गुलाब की तरफ देखना विंज़ा, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन होती है? डाली पे हो तो चंद दिन, डाली से बिछड़े तो कुछ नहीं, लेकिन एक प्यार ही है जो इसी गुलाब की किताबों के घर में बरसों तक रहता है, इसकी खुशबू को यादों में सींचता है। उन्होंने भरपूर लहजे में कहा, आप इतने रोमांटिक हैं, मुझे इल्म ना था। मैंने हैरत से कहा, आज ही तो दोस्ती की है, आस्ता आस्ता सब इल्म हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन पर कितनी देर से बेल बज रही थी, लेकिन आलमी गनुंदगी में फ़ोन अटेंड करने का मेरा मूड ही ना हुआ। लेकिन जब फ़ोन करने वाले ने भी ढीठपन का सबूत देते हुए ट्राई करना बंद ना किया तो मुझे मजबूरन फ़ोन उठाना पड़ा।
अनुष का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। पहले तो मैंने फ़ोन ऑफ कर देना चाहा, लेकिन फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे यस का बटन पुश कर दिया। बोलो अनुष, क्यों फ़ोन किया? मैंने बेजारी ही ज़ाहिर की। वो फल्ला, कुछ अदाब मोहब्बत भी होते हैं, और अगर मोहब्बत नहीं तो अदाब तमीज़ भी होते हैं। वही फ़ोन सुनते वक्त हेलो, सलाम, दुआ, हाय वगैरह कहना मनमूह नहीं है। अनुज ने साबित तवक्को अपनी राय का इजहार किया। वक़्त ज़ाय किए बगैर बात करो, मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। एक, मैंने गिनती शुरू कर दी। रुको रुको, कहना ये था कि कल जुल्फ़ी चचा की सालगिरह है। मैंने शाम को इन ही के घर पर एक सरप्राइज़ पार्टी देना चाहता हूँ, तुम भी आ जाना। इसने कहकर सांस ली। इसका मतलब ये है कि तुम इन्हें नहीं बताओगे कि तुम इन्हें पार्टी दे रहे हो? मैंने जल्दी से पूछा। ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊंगा, और ना ही तुम इन्हें बताओगी। मैंने इनके लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की है, वो चमक कर बोला। ओके, मैंने भी मुस्कुराकर हामी भर ली, लेकिन अनुज का फ़ोन बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आया। पिछले कितने सालों से मैं जुल्फ़ी को इसकी बर्थडे विश करती आई थी, लेकिन इसी तरह कभी अनुज के साथ और कभी मम्मा पापा के साथ इन्हें सरप्राइज़ पार्टी देकर। कितने सालों से मैं इनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह ही ना पाई। इनके पीछे और चाहे कितनी भी वजूहात हों, अवलीन वजह ये थी कि दूसरों की मौजूदगी में जुल्फ़िकार सबके होते हैं, लेकिन कम से कम मेरे नहीं होते। लेकिन इस बार मैं चाहती थी कि वो मेरे हों, सिर्फ मेरे। इसलिए मैं इस बार इनके साथ और किसी की भी मौजूदगी नहीं चाहती थी, किसी सूरत नहीं। मैंने बैठे बैठाए ही एक प्लानिंग की, और अगले ही लम्हे इस पर अमल करने के लिए मैं जुल्फ़िकार के घर पहुंच गई। मैं जुल्फ़िकार को इनकी पसंद का बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी, और इनकी पसंद जानने के लिए मेरे लिए शमील बहुत मुफीद साबित हो सकता था। शमील जुल्फ़िकार 6 साला शरारती सा बच्चा था, जो कि ना सिर्फ जुल्फ़िकार को बल्कि सभी को, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत पसंद था। वो था ही ऐसा गोल मटोल सा, अपनी उम्र से 10 साल बड़ी बड़ी बातें करने वाला। हेलो शमील, कैसे हो? मैं घर पहुंची तो वो वीडियो गेम खेलने में मसरूफ़ था। अरे विंज़ा आपी, आप बाजी, आप पापा तो घर पर नहीं है, वो तो अस्पताल में है। और फ़ौरन मेरी तरफ मतवज्जो हुआ। लेकिन मैं तो आपसे मिलने आई हूँ शमील। आपके पापा से तो मैं मिल लेती हूँ कभी कभी। मैंने भी इसके साथ नीचे बैठ गई, जहाँ वो अपनी वीडियो गेम से खेल रहा था। अच्छा, आप मुझसे मिलने आई हैं? इसे मुस्कुरा कर मुझे देखा। जी हाँ। मैंने मैंने ज़ोर से इसे पकड़ा, उसे गाल पर प्यार किया। इससे मैं बहुत देर तक बातें करती रही, कुछ ज़रूरी कुछ गैर ज़रूरी, किसी कार्टून की फ़िल्म के करैक्टर के बारे में, तो कभी किसी गेम के मुतालिक। मैं इन्हीं फजूल बातों के ज़रिए कुछ ज़रूरी बातों की खोज लगाना चाहती थी। बहुत देर बैठने और बातें करने के बाद मैंने इससे जुल्फ़िकार के कमरे में चलने को कहा, और इसने फ़ौरन हामी भर ली। जुल्फ़ी का कमरा था, इसमें इनकी मानूस महक थी, और इस महक में गैर आदी तौर पर मैं इन्हीं को महसूस कर रही थी। इनके ख़ालो ख़याल की इनकी बातें और इनकी मोहब्बत मेरे अंदर शौर मचाती महसूस हुई। जुल्फ़िकार और इनका वजूद, और इस वजूद से मुंसलिक हर चीज़ किसी मुक़द्दस मेरे लिए कितनी अहम और कितनी खूबसूरत। लेकिन अलमिया तो ये था कि इतने सालों से वो इस मोहब्बत की भिनक भी हासिल ना कर पाया था। इस मोहब्बत के वजूद से वाकिफ़ ही ना था। कैसे कह पाती कि मैं इसे, कि जब वो ही इसे तस्लीम न कर पाता। मेरा ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा। वुसअत दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है। मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परतिश की है। पूरे माहौल पर आसमानी रंग हावी था, आसमानी पर्दे और इनके ऊपर गुलाबी फूलों वाली बेडशीट, और साइड लैम्प के ऊपर भी पर्दों वाला ही कपड़ा चढ़ा हुआ था। बेड के ऊपर जुल्फ़िकार और इसकी वाइफ की शादी वाली तस्वीर, जिसमें दोनों ही खुश लग रहे थे, कितने मुकम्मल लग रहे थे दोनों वहाँ। पल भर को मैंने खुद को उनकी वाइफ की जगह पर रख कर देखा। जुल्फ़ी के कमरे में मुझे इसके वजूद का एहसास हो रहा था। अपने ख्यालों में मगन होने के बावजूद मैं शमील का पता ही ना लगा पाई। वो तो अपने पापा के कमरे के नरम बिस्तर पर सो चुका था। ये बच्चों की दुनिया भी अजीब ख्वाबों पर मुश्तमिल होती है, जहाँ जैसे दिल किया सो गए, जब चाहा जागे। जुल्फ़िकार की राइटिंग टेबल पर मैं बैठी कुछ सोच ही रही थी। शायद कुछ मिल सकता हो इनकी पसंद नापसंद के मुतालिक, कुछ सुराख या फिर कोई निशान। एक दराज खोली तो इसमें फ़ाइल थी, छोटी बड़ी कई फ़ाइलें। दूसरी दराज भी कई
तरह की चीज़ों से भरी थी, कई सारे पेन, कागज़, विजिटिंग कार्ड, दावानामे वगैरह वगैरह। तीसरी दराज में मेडिकल की कुछ किताबें थी। मैंने झंझलाकर दरवाज़ बंद कर दी, फिर दोबारा खोली। दूसरी वाली दराज में अंदर तक हाथ डाला तो कोई चीज़ मेरे हाथ से टकराई, शायद कोई किताब नुमा चीज़। मैंने इसे घसीट कर बाहर निकाला, वो कोई डायरी थी। मैंने इसे खोला था, इसमें से चंद तस्वीर कारपेट के ऊपर गिर गई। मैंने इन्हें उठाकर गौर से देखा तो वो इनकी बीवी की तस्वीरें थी, शायद प्रेगनेंसी के वक़्त की। मैंने वो तस्वीरें इस डायरी में और डायरी अपने हैंडबैग में डाल दी। ना जाने किस ख्याल के तहत, लेकिन मैं ये कर चुकी थी। फिर मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं और काम वाली को बताकर वापस घर आ गई। जुल्फ़िकार की बीवी मेरी ज़िंदगी में जितनी खामोशी से आई थी, इतनी खामोशी से वो वापस लौट गई। दूर, बहुत दूर, तारीकियों में, खला की वसअत में, जहाँ ना मैं पहुँच सकता हूँ और ना मेरी तहलील। इसने जितनी इन साथ मेरी ज़िंदगी में जितनी खामोशी से आई थी, इतनी ही खामोशी से वो वापस लौट गई। दूर, बहुत दूर, तारीकियों में, खला की वसअतों में, जहाँ ना मैं पहुँच सकता हूँ और ना ही मेरा तख़ील। इसने जितनी सादा ज़िंदगी बसर की, इतनी ही सादा से वो मौत को भी अपना गई। वो औरत जिसका वजूद मेरी रूह के लिए बाइस मसरत था, वो औरत जो मेरे लिए मोहब्बत का सादा और सालम सरापा था, वही औरत आज मेरे सामने अपनी सांसें तोड़ गई, इतनी खामोशी से कि इसकी रूह हमारे छोटे से घर के दरो दीवार से परवास कर गई कि खुद भी मैं जा ना पाया। इसने इस घर को खुद अपने हाथों से सजाया था, इस घर को जैसे वो अपनी नन्ही सी जन्नत कहा करती थी। इस घर से इसकी रूह परवास कर गई तो मैं समझता था कि इस घर के दरो दीवार में तहलील हो चुकी है, जो ताउम्र यहाँ से जा नहीं सकती। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये घर और इस घर के हिसार में अभी भी इसे रोक ना पाएंगे। तन्हाई का एहसास इस कदर गहरा है कि ज़िंदा रहना भी अजीब लगता है, लेकिन वो मेरी तन्हाई का मुझसे ज़्यादा ख्याल रखती थी। इसलिए तो अपने जाने से कबल वो मुझे शमील दे गई, जो इसका नेमुल बदल तो नहीं, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी का वाहिद उम्मीद ज़रूर है। जुल्फ़ी की डायरी का ये वर्क और तहरीर मेरी पलकें भिगो गए। वो बाहर से कितने भी बहादुर बनने की कोशिश करते हों, लेकिन इनका दिल बहुत नरम था। पल भर को मुझे जुल्फ़िकार की बीवी पर रक्श आया कि इनकी ज़िंदगी में कितने अच्छे इंसान का साथ मिला, इन्हें जो इनसे इतनी गहराई से मोहब्बत करता है। और पल भर को मुझे इनसे जलन भी हुई कि आखिर इतनी मोहब्बत जुल्फ़ी ने किसी और से भी मुझसे क्यों नहीं की। इसी तरह मिले जुले जज्बात के ज़रिए से मैंने डायरी के चंद औराक आगे पलटे। पता नहीं ज़िंदगी ने मुझसे से इम्तिहान लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज नदीम ने भी अपना रास्ता मुझे से बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग कर लिया। इमसात की जाने के बाद एक वही तो सहारा था मेरा बाजू, मेरा रोने वाला कंधा, मेरे दर्द का दरमान। आज वो दरमान भी मुझसे मेरे खुदा ने ले लिया। शिकायत किससे करूं कि ये मामला तो खुदा का है। बीवी ने मेरे लिए शमील को छोड़ा और नदीम ने मेरे लिए फ़ायज़ा और विंज़ा को। सच कहूँ तो मैं बहुत बिखर गया हूँ, लेकिन अगर मैं बिखर गया तो फ़ायज़ा और विंज़ा को क्या होगा। फ़ायज़ा तो फिर भी समझदार है, फ़रहाना भाभी का सहारा बनी हुई है, लेकिन विंज़ा, मैं जब भी इसकी मासूम नैन नक्श देखता हूँ और इसकी आँखों में तिश्नगी पाता हूँ तो तड़प उठता हूँ। यकीनन इसने ना सिर्फ अपना बाप बल्कि एक दोस्त भी खोया है, लेकिन मैं विंज़ा के साथ रहूँगा। मैं इसकी इस तिश्नगी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं इसका दोस्त बनूँगा, इसकी ज़िंदगी में हायल हर रुकावट को दूर करके इसे नए मंजिलें दिखाऊँगा। अपने बारे में जुल्फ़ी के इतने अच्छे ख्यालात पढ़कर मैं पल भर को झूम उठी। आगे एक और वर्क मेरा मुंतज़िर था। अनुष विंज़ा को पसंद करता है, इसे अपनाना चाहता है, इसके बारे में बहुत नाजुक जज्बा रखता है। मुझे इसकी ये बात बेहद पसंद आई और फ़ायज़ा की बारात वाले दिन मैंने फ़रहाना भाभी से भी बात की। उन्होंने ये बाखुशी अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, लेकिन परसों जब उन्होंने विंज़ा को बताया तो वो परेशान होगी और बकौल इसके कि वो अनुष से प्यार नहीं करती, पगली बच्ची है ना इसलिए। लेकिन मुझे यकीन है कि आस्ता आस्ता वो समझ जाएगी सब कुछ। जुल्फ़िकार की लिखी ये तहरीर हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी ना लगी थी, लेकिन इत्मीनान मुझे एक चीज़ का था कि हाँ, मैं कुछ हूँ इनकी नज़र में, इनके दिल में मेरी अहमियत है। और चूँकि इन्हें मेरी फ़िक्र है, इसलिए मुझसे मुंसलिक हर चीज़ की इन्हें फ़िक्र है। इसी तरह की सोचों के ज़ेर असर मैंने कल की प्लानिंग की
और कल के लिए ढेर सारी दुआएं की और आराम से कमरे में जाके सो गई। मैं इनके क्लिनिक के दरवाजे के सामने थी। आज मुझे उठने में कुछ देर होगी। उठने के बाद मुझे दर्जी के पास जाना था। वो सूट लिया जो मैंने स्पेशली आज के दिन के लिए बनवाया था। फिर रोज़ी कलर का जॉर्जेट का सूट और चाइनीज सिल्क का गुलाबी और फिरोजी शेड का दुपट्टा। तैयार होने के बाद मैंने मामा से इजाज़त ली और सीधा शफा नर्सिंग होम पहुंच गई, जिसका संगे बुनियाद मेरे पापा ने ही रखा था। जुल्फ़िकार की ड्यूटी आवर्स 10 से 1 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक थे। मैं 12 बजे इनके क्लिनिक पहुंच चुकी थी। आज शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मरीज़ों की तादाद काफ़ी कम थी। 15 मिनट बाहर इंतज़ार किया और फिर इनका दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गई। उन्होंने देखा, एक भरपूर नज़र डालकर, कुछ हैरानी से, कुछ खुशगवार से, एहसास से, और इनकी आंखें मुझे एक अजीब से सांस में गिरफ्तार कर गई। सांस से एक मावराई का पल भर को मुझे लगा कि जैसे मैं दुनिया की सबसे अहम शख्सियत हूँ। पता नहीं इनकी आंखों में ऐसा सहर क्यों था। अरे विंज़ा, तुम? हैरत हुई। वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आई। क्लिनिक के अंदर का माहौल भी ख्वाबनाक था। वेल कारपेट कमरा, एसी की खनक हवा। आओ आओ बैठो। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया। आज तो बिल्कुल शहज़ादी लग रही हो। तुम्हें पता है आज तुमने मेरी पसंद का कलर पहना है। उन्होंने मेरे दोनों गालों पर प्यार से हाथ रखे। एक अजीब सा एहसास ने मुझे घेर लिया। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है। वैसे मुझे मालूम ना था कि ये आपका भी पसंदीदा कलर है। मैंने सफाई से एक झूठ घड़ लिया। ये बताओ, इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? वो मुझसे बातें करते करते टेबल तक आ गए और फ़ोन उठाया। हाँ सुलेमान, ये बताओ कितने मरीज़ बाकी हैं? 3। अच्छा, कोई इमरजेंसी तो नहीं? तो फिर ऐसा करो कि डॉक्टर शाजिया से कहो कि इन्हें अटेंड कर लें। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रखा और दोबारा मेरी तरफ मतवज्जो हुए। आपको पता है कि आपको आज का सारा दिन मेरे साथ गुजारना है? मैंने इनसे पूछा नहीं, इन्फॉर्म किया था। अच्छा, वो किस खुशी में? वो मुस्कुराए। मैं सोफ़े से उठी और इनकी कुर्सी के नज़दीक ही इनसे बहुत करीब आके मुखातिब हुई। वो इस खुशी में कि आज का दिन आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने इन्हीं के से अंदाज़ में कहा। वो भी मुस्कुरा दिए। ओ भाई, तुम्हें तो याद है। इनकी खुशबू मुझे अपनी सांसों को मुअत्तर करती हुई महसूस हुई। मुझे याद नहीं होगा तो किसे होगा? मुझे से ज़्यादा नज़दीक और कौन है आपके? मैंने इसी अंदाज से अपनी आंखें इन पर टिकाए, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। अनुष ने भी इस बार विश नहीं किया। फिर एकदम छल्ले का जिक्र आ पहुंचा। आज आपको अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करने पड़ेंगे। नो क्लिनिक, नो पेशेंट, नो मीटिंग। मैंने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। अभी हम लंच करने किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। लंच के बाद हम आपके घर चलेंगे और आपकी पुरानी तस्वीरें खोल कर देखेंगे। इसके बाद शाम को हम सारे समुंदर पर जाएंगे और विलेज से डिनर करने के बाद हम घर वापस आएंगे। मैंने ये प्रोग्राम सोच समझ कर बनाया था, क्योंकि जुल्फ़िकार की डायरी में एक ऐसी ही सालगिरह की शाम का जिक्र था जिससे उन्होंने अपनी बीवी के साथ ठीक तरह से बनाया था। मेरा बनाया हुआ ये प्रोग्राम सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहे। हैरानी और इज़्तिराब के मिले जुले तासरात इनके चेहरे पर, जैसे कि बरसों बाद किसी खोई हुई चीज़ के मिल जाने पर होते हैं। कुछ खुशी के, कुछ हैरानी के। क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, बस वैसे ही। चलो आज तुम्हारे प्रोग्राम पर ही अमल करेंगे। वैसे विंज़ा, आज सालों बाद मुझे लगा कि मुझे जानने वाला कोई है। उन्होंने प्यार से कहा। मेरे दिल में फूल खिल उठे और हम दोनों फिर क्लिनिक से निकलकर लंच करने रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में आज मैंने जानकर बाकी चीज़ों के साथ बोनलेस हांडी भी मंगवाई थी, क्योंकि ये डिश जुल्फ़िकार की फेवरेट थी। जुल्फ़िकार की बीवी से बनवा कर वो खाया जुल्फ़िकार अपनी बीवी से बनवा कर वो खाया करते थे, और जब मैंने इनके लिए मंगवाई तो वो बहुत हैरान हुए। आज मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। पहली मोहब्बत, पहले प्यार की खुशबू इन्हीं के लिए महसूस करती हूँ। लेकिन इनसे बातें करते करते मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती। क्यों? आखिर क्यों? मैं अपने अंदर के डरपोक लड़की को मार ना सकी? क्यों? मैं कह नहीं पाती कि ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। अनुष कितनी आसानी से मुझे आई लव यू कहता रहता है, फिर मैं पिछले 10 साल से एक मरतबा भी नहीं कह पाई। आखिर क्यों? बेशक पहले मैं बच्ची थी, लेकिन अब बच्ची नहीं हूँ, अब तो बालिग हूँ। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम जुल्फ़ी के घर आए। खिलाफ़े तवक्को शमील घर पर नहीं था। काम वाली ने बताया कि वो अनुष के साथ गया है। शुक्र है, वरना इसकी मौजूदगी में जुल्फ़िकार कम से कम मुझ पर तवज्जो नहीं दे सकते थे।
हम जुल्फ़ी के ही कमरे में बैठे नीचे कारपेट पर उन्होंने पुराने फ़ोटो एल्बम्स के ढेर लगा दिए और ख़ुद मेरे साथ बैठ के काम वाली चाय ले आई तो वो मेरे सामने बैठे चाय की छोटी छोटी चुस्कियाँ लेने लगे। कितनी तस्वीरें थी इनकी कलेक्शन में, कॉलेज यूनिवर्सिटी की, मेरे पापा के हमरा ग्रेजुएशन पर, इनकी शादी की, हनीमून की, शमील की पैदाइश वगैरह वगैरह। हर तस्वीर में एक अलग जुल्फ़िकार, हर तस्वीर में कुछ अलग ज़ावी इनकी शख्सियत के। मैंने चंद सातों बाद महसूस किया वो बजाय मेरे साथ तस्वीर देखने के किसी गहरी सोच में गुम है। आप तस्वीरें क्यों नहीं देख रहे? मैंने कहा। वो जैसे चूक गए। यकीनन मैं इन्हें माजी की दूरियों से वापस हाल में खींच लाई थी। इनके चेहरे पर हसरत और यास के तासुरात इस बात की गवाह थे कि वो इस वक्त मेरे साथ मुकम्मल तौर पर नहीं बैठे थे बल्कि कहीं और थे, किसी और के साथ। क्या कहा तुमने? वो मतवज्जो हुई। मैंने ये कहा कि आप किस सोच में डूबे हुए हैं, तस्वीरें क्यों नहीं देख रहे? मैंने हल्का फुल्का होने की कोशिश की। गड़े मुर्दे उखाड़ने से तकलीफ़ ही होती है, पता नहीं विंज़ा। मैं अपने माजी में ज़रा भी झांकता हूँ तो बहुत उदास हो जाता हूँ। यूँ तो हर किसी के माजी में करवाहट होती है, लेकिन मेरा माजी बहुत हद तक खुशगवार होने के बावजूद भी मुझे उदास कर देता है। विंज़ा, मैं फिर से अकेला हो जाता हूँ ये सारी तस्वीरें देखकर। यकीनन जुल्फ़िकार के चेहरे पर तशनगी के वो साए थे जो मैं पहले कभी भी ना देख पाई थी। चले छोड़ें, हम मज़ीद तस्वीरें नहीं देखते। मैंने एल्बम्स परे हटाए। अरे नहीं नहीं, देखो तुम, ये तो पहले से तय था। मैं तो बस यूं ही डिस्टर्ब हो गया था, बूढ़ा हो रहा हूं ना इसलिए। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। एक बात पूछूं, बताएंगे? मेरे कहने पर उन्होंने मुस्बत जवाब दिया। आपकी वाइफ अभी तक याद आती हैं आपको? ये पूछना था कि जुल्फ़ी के चेहरे पर ढलती शाम के साए उतरने लगे। तन्हाइयों की अनगिनत शामें इनकी आंखों में जिंदा हो गईं। वो अपनी उम्र से कई साल बड़े लगने लगे थे। विंज़ा, याद तो इनकी आती है ना, जिनको पल भर के लिए भी फरामोश किया जा सके, जो लोग दिल की गहराइयों तक उतर जाते, इन्हें चाहकर भी कोई किस तरह भुला पाए। क्या कभी समुंदर की कोई मौज समुंदर के अंदर बसी हुई दौलत को किनारे पर फेंक सकी है? लाखों करोड़ों सीपों के मोती क्या कभी किसी लहर ने समुंदर से बाहर गिराए हैं? ठीक इसी तरह विंज़ा, कोई इंसान चाहकर भी किसी की याद के मोती दिल के समंदर से निकाल नहीं पाता। अगर निकाल सके तो इंसान कहाँ से कहलाए, इंसान तो बहुत अनोखी तख्लीक है अल्लाह ताला की, जिसका दिल वफ़ा, मोहब्बत, नरमी, एहसासात, पाकीज़गी और जाने किन किन जज्बों से मिलाकर बना है। वो बहुत तफसील से, बहुत वजाहत से बोले, अपने दिल का दर्द कतरा कतरा मुंतकिल करते रहे मेरे दिल में, मेरी मोहब्बत भरे दिल में। आप अपनी तन्हाई ख़त्म भी तो कर सकते हैं। अपनी वाइफ के जाने के बाद आपको कभी दूसरे साथी का ख्याल नहीं आया? मैं आस्ता आस्ता अपने जज्बों के ज़ेर असर आ रही थी। विंज़ा, ज़िंदगी में अहमियत सिर्फ पहली चीज़ की होती है, पहला प्यार, पहली शादी, पहला बच्चा, पहला लम्स। बात की बाकी चीज़ें सिर्फ ढार्स होती हैं, अपने दिल को झूठा इत्मीनान दिलाने के लिए। वो अजीब बेदिली से बोले। लेकिन फिर भी कोई नेमुल बदल। मैं भी गोया बस थी। नहीं विंज़ा, नहीं। मेरी बीवी मोहब्बत की तकमील थी। वो एक भरपूर औरत थी, जो कि जितनी अच्छी दोस्त थी इतनी ही अच्छी औरत थी। इसका वजूद हर लम्हा एक नया रंग होता था, यकसानियत से बहुत दूर। मैं जब कभी बीमार होता तो वो एक माँ की तरह मेरे लिए फ़िक्रमंद होती थी। किसी टेंशन के वक्त वो एक दोस्त की तरह मुझे फ्रेश करती। कभी मुझे छोटे छोटे लतीफ़े सुनाकर हंसाती तो कभी अपनी उदासी बेकम औकात मुझसे शेयर करती। वो मुकम्मल औरत थी। और फिर जब शमील की आमद की नवीद मिली तो मेरी तकमील गोया महराज पर पहुंच गई। एक मुकम्मल घर, एक अच्छी बीवी, कुदरत की दी हुई बेपनाह इज़्ज़त और अब औलाद की नवीद। इस वक्त जुल्फ़िकार अहमद बहुत मगरूर हो गया था विंज़ा। जब मैं अपने दोनों बाजुओं में अपनी बीवी को थाम कर कहता कि मैं इस दुनिया पर हुकूमत करता हूँ, तो मेरे होंठों पर उंगली रखकर कहती कि जुल्फ़िकार, अल्लाह से हमारे साथ की दुआ मांगो। और मैं गुरूर से कहता कि इतनी मुश्किल से तुम्हें पाया है और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और शायद मेरा यही गुरूर कुदरत को बुरा लगा और सिर्फ एक ही फूंक से मेरा पूरे का पूरा घरौंदा ज़मीन बोस हो गया और मैं ताउम्र अकेला रह गया। ये कहते हुए इस ठोस इंसान की आंखें भी नम हो गई और मैं खामोशी से इन्हें सुनती रही। वो पहली मर्तबा इसकी बातें मेरे सामने कर रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्या महसूस कर रही थी, कुछ अजीब एहसास, कभी जीत के तो कभी हार के।
मेरी बीवी की जगह कोई औरत नहीं ले सकती विंज़ा, वो ठहर ठहर कर बोले। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं इनकी जगह लेकर दिखाऊंगी। साले समुंदर पर कुछ देर हो आने पर सारे समुंदर पर कुछ देर हो आने और डिनर करने के बाद ही मैं घर पर ही उतर गई। वापस जुल्फ़ी के घर जाने और अनुष की सरप्राइज़ पार्टी एंजॉय करने का मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैं घर आ गई और वो गिफ्ट जो मैंने जुल्फ़ी के लिए ख़रीदा था वो भी अपने हैंडबैग में ही भूल गई। न्यू ब्लू कलर की टाई जिसके ऊपर सिल्वर स्टार्स बने थे, ये इनके लिए मेरा पहला तोहफ़ा था, मेरे नशेमन का पहला तिनका, मेरी मोहब्बत के घरौंदे की पहली सेल। अभी तो मुझे पूरा घरौंदा बनाना था और अभी बहुत तिनके जमा करने थे मुझे। कैसी रही तुम्हारी कल की शाम? बल्कि पूरा दिन? नाश्ते की टेबल पर बैठी मम्मा ने सवाल किया। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, एंड बोरियत वाला हुआ। मैं गर्मा गर्म पराठा खाते हुए बोली, विंज़ा तुम किसी नावल या फिल्म की बात कर रही हो क्या? शुरुआत अच्छी हुई एंड गलत? मामा मुस्कुरा दी। तभी वो दम चले साहब तशरीफ़ ले आए। अरे अनुष बेटा, कैसे हो, कहाँ हो? इतने दिनों से मामा से देखकर ही खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं तो इधर ही हूँ। लोग पता नहीं क्यों ईद का चांद हो गए हैं, दावतों पर भी नहीं आते। वो यकीनन मेरी जानिब ही इशारा करके बोला। दावत? कैसी दावत बेटा? यकीनन ये मामा के लिए नई खबर ही थी। बस आंटी जाने दे, पिछली रात का दर्द दोबारा ना जगाएं। वो मेरी तरफ घूर के बोला। कैसा दर्द बेटा? मामा परेशान होगी। कल मैंने जुल्फ़ी चचा की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रखी थी। इन मोहतरमा मुस्तबिल की डॉक्टर साहबा को भी दावत दी थी, लेकिन ये मोहतरमा खुद नहीं आई। जुल्फ़ी चाचा को भी डिनर के लिए ले उड़ी। इधर मैं और शमील और फ़ायज़ा बाजी 4 घंटे इंतज़ार करते रहे। ना जुल्फ़ी चाचा क्लिनिक पर थे, ना अस्पताल में, और ना इनका मोबाइल फ़ोन ऑन था। रात को विंज़ा साहिबा को घर छोड़ने के बाद वो अस्पताल गए तो कोई इमरजेंसी सर्जरी निकल आई। किसी 7 साला बच्ची के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था और वो रात 2 बजे घर आए। हमारे सारे सरप्राइज़ का बेड़ा गर्क हो गया। इन मोहतरमा ने इनको बताया भी नहीं। अनुष ने इंतहाई मज़लूमाना तरीके से रोदा सुनाई। मैं वहाँ से उठी और सोफ़े के साथ रखे फ़ोन पर एक नंबर पुश किया। पूछिए आंटी, इससे क्यों किया इसने ऐसा? वो तो रोने वाला होने लगा। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। बोलो विंज़ा, क्यों किया तुमने ऐसा? मामा ने भी मसनूई खफगी ज़ाहिर की। मैंने फ़ोन रखा और उठी। मामा इससे पूछें कि इसने मुझे चुप रहने का कहा कि नहीं? पूछें, वादा लिया था इसने मुझसे कि नहीं? अगर इतना ही ख्याल था अपनी सरप्राइज़ पार्टी के फेल ना होने का तो पहले ही बता देता ना सबको। मैं तो वैसे ही इत्तेफाक से इन्हें विश करने चली गई। मैंने शान बेनियाजी से कहा, पर इस पर वो खुद भी चुप हो गया हूँ। बड़ा आया मुझे चुप कराने वाला। मैंने अपना गाउन, फ़ाइल और हैंडबैग उठाए और जाने लगी। मामा, आज अशरफ बहुत लेट हो गया है, मेरी क्लास का वक़्त होने को है, मैं चलती हूँ, आज मेरा प्रैक्टिकल है, देर हो सकती है। लेकिन बेटा कैसे जाओगी इतनी धूप में? ऐसा करो अनुष के साथ चली जाओ। मामा ने अनुष की तरफ देखा। प्लीज़ मामा, मैं रिक्शा वाले या टैक्सी वाले के साथ जाना पसंद करूँगी, मैंने अनुष को घूर के कहा। विंज़ा, जाओ अनुष बेटा, इसे कॉलेज छोड़ाओ। कितनी दूर है मेडिकल कॉलेज यहाँ से? मामा के कहने पर मौसम फ़ौरन उठे और मुझे भी मजबूरन इसके पीछे चलकर जाना पड़ा। ये बताओ तुम मेरे साथ ऐसे क्यों सलूक करती हो, जैसे कि मुझसे अनजान हो, मुझको बिल्कुल नहीं पहचानती? वो बड़े मज़े से ड्राइविंग करते हुए बोला। मैंने ढटाई दिखाई। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और सही तरह से पहचानती हूँ, मैंने कहा। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है विंज़ा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? इसकी नज़रें विंड स्क्रीन पर थीं, मगर समाते मेरी तरफ। क्योंकि ऐसा ही है, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। ये सच्चाई मैं से कितनी दफ़ा बता चुकी थी, मगर वो पता नहीं क्यों उड़ा हुआ था एक ही नुक्ते पर, न जाने क्यों। तुम सीखो ना, मोहब्बत करना इतना बुरा नहीं हूँ मैं। वो बज़ाहिर संजीदा था। मुझे कोई टॉन्सिस या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है कि जिसे सीखा जाए। मोहब्बत कोई टॉन्सिस या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है जिसे सीखा जाए। नेचुरल चीज़ें नेचुरल रहती हैं मिस्टर, जो आप हो जाएं। बादलों को अल्लाह ताला किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं भेजता कि बरसना सीखाओ। इनका वजूद बनाया ही बारिश के लिए। इसी तरह मोहब्बत भी किसी हुक्म की ताबा नहीं होती। मोहब्बत करना सीख लो। मैंने मुँह चढ़ाकर इसकी नकल उतारी। वो ज़ोर से हंस पड़ा। पता नहीं किस तरह गुजारा करोगी मेरे साथ विंज़ा नदीम अली। मैं इस कदर शौक़
और रोमांटिक हूँ और तुम इस कदर सड़ियल और बोर, या अल्लाह ये तुमने किस तरह मोहब्बत करा दी है आसमान को ज़मीन से। वो गाड़ी को शफाफ सड़क पर तेज़ी से उड़ाने लगा, बाकी का रास्ता में चुप ही रही। इसकी फजूल बातों का ना मेरे पास कोई जवाब था और ना ही वक़्त। कॉलेज आया तो मैं खामोशी से उतर गई, लेकिन आखिर में गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स होने लगे थे। मैं कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई थी। दिन रात पढ़ना, कभी किसी क्लास फेलो के साथ जॉइंट स्टडी करना, तो कभी रात रात भर जाकर थ्योरी की तैयारी करना। ऐसे में ना खाने का होश रहता ना सोने का। कहाँ मैं रात को नेट पर बैठकर FM 100 के गाने सुनने वाली, और कहाँ ये सख्त तरीन रूटीन। खुदा खुदा करके किसी तरह पेपर ख़त्म हुए। आज मैं आखिरी पेपर करके घर जा रही थी। बारिश भी शुरू हो चुकी थी और मैंने घर से कोई छतरी भी नहीं ली थी। सुबह हल्के हल्के बादल ही छाए थे। इस तरह की बारिश का तो निशान भी ना था, लेकिन अब इस तरह कॉलेज की बिल्डिंग से गेट तक आते हुए मेरे कपड़े काफ़ी भीग चुके थे और मेरे जिस्म से चिपके जा रहे थे। बाहर आई तो मेरा गुस्सा मज़ीद तेज़ हो गया कि आज मुझे लेने बाहर कोई भी ना आया था। गाड़ियों की कतारों में हमारी गाड़ी कहीं ना थी। मैं रोड के कोने पर लगी क्यून पी के नीचे खड़ी होगी। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी, जो सख्त धूप और बारिश में पॉइंट का इंतज़ार करते थे। आस्ता आस्ता सारी गाड़ी जाने लगी। हर स्टूडेंट अपनी मतलूबा गाड़ी पर बैठता और चला जाता। इस तरह इंतज़ार करने से मुझे कोफत हो रही थी और इस कदर तेज़ बारिश में मुझे कोई रिक्शा भी नज़र नहीं आया था। सड़क पर तेज़ रफ्तारी से दौड़ती गाड़ियाँ भी अब कदरे कम हो गई थी। मेरी झंझलाहट में मज़ीद गहरी होने लगी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी मैं सोच ही रही थी कि आगे बढ़कर कोई बस या रिक्शा लूँ। एक गाड़ी चरचराहट के साथ आन रुकी। गाड़ी में जुल्फ़ी थे। मैं दौड़कर इनकी गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई। कितनी देर हम दोनों खामोश रहे थे। फिर उन्होंने ही बात शुरू की। अशरफ के वालिद फौत हो गए हैं कल रात को, इसलिए इसने आज छुट्टी की। अनुश भी कॉलेज गया हुआ था। फिर फरहाना भाभी ने मुझे फ़ोन किया। मैं क्लिनिक से जैसे ही फारिग हुआ तो निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में पानी इतना था कि मेरी गाड़ी फंस गई। वो वजाहत देते हुए बोले। मैं बददस्तूर चुप थी। उन्होंने गाड़ी बजाय मेरे घर ले जाने की अपने घर के गेट के बाहर खड़ी की। मैं भी बिना कोई सवाल किए उतर गई। वो खामोशी से मुझे अपने कमरे में ले आए। कुछ देर के लिए बाहर गए। जब अंदर आए तो इनके हाथ में एक ब्लू कलर का कॉटन का सूट था। ये लो विंज़ा, अपने गीले कपड़े चेंज कर लो। ये तुम्हारी आंटी के कपड़े थे, मेरी बीवी के। तुम्हारे लिए ज़्यादा देर भीगना अच्छा नहीं, बीमार पड़ सकती हो। मैंने खामोशी से वो कपड़े लिए। जब मैं वो कपड़े चेंज करके अपने बाल खुश करती वापस आई तो जुल्फ़िकार चाय बनाकर ला चुके थे और मेरी जानिब इंतहाई मोहब्बत से मुस्कुरा कर देख रहे थे। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने इनके एहसान के बदले में कुछ बोलने की सही की। भूल जाओ सब कुछ, हाँ, मगर आइंदा इस तरह ना हो, ये ख्याल रखना। बारिश से बचना तुम्हारे अपने हाथ में भी है, उन्होंने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। पता है आज तुम बिल्कुल मेरी बीवी की तरह लग रही हो, बहुत फ्रेश, बहुत खूबसूरत। उन्होंने मेरे गीले बालों की भीगी लट को अपनी उंगली से मेरे चेहरे पर से हटाया और मैं इनके इस जुमले पर अंदर तक सरशार हो गई। आज हम सब पिकनिक पर गए हुए थे। गेस्ट हाउस की खिड़की से मैं आसमान को देखे जा रही थी और अपने खुदा से दुआ किए जा रही थी कि मुझे वो मौका जल्द ही नसीब हो कि जब मैं अपना जुल्फ़ी के सामने बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के खोल दूँ राज, अपना हाले दिल इसके हवाले कर दूं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी ना था। गो के उम्रों का तसाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी एक ऐसे शख्स को अपना महबूब कहना जिसके लिए आप हमेशा बच्चे की मानद रही हों, शायद इतना आसान ना था। मैं खिड़की से अंदर कमरे में आई थी। सभी लोग आपस में खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। फर्श पर चादर बिछी थी और चादर पर खाने की चंद डिशेज रखी थी। सब मुझे ही देखकर हंसे जा रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्या हुआ, सब लोग इस तरह की हंस क्यों रहे हैं। मैं भी मुस्कुरा दी। भाई, हम देख रहे थे कि मुस्तकबिल की डॉक्टर साहबा किस तरह खिड़की में खड़ी सितारों से बातें कर रही थी। ये फ़ायज़ाबाजी थी। भाई, ये काम शायरों के होते हैं, मसीहाओं के नहीं। उमर भाई ने भी कमेंट कर दिया। मैंने इन्हें घूरा। भाई, लोगों की ये हालत तो महबूब की जुदाई में होती है, लेकिन आपका महबूब तो आपके साथ है, आपको क्यों ये रोग लग गया। अनुज ने अपने ख्यालात ज़ाहिर करना ज़रूरी समझा। तुम जैसा महबूब हो तो कुर्बत में भी हिजर महसूस होगा। बेचारी विंज़ा, ये उमर भाई ही थे। उमर भाई, आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने मसीहा किसे कहा। मैंने फिर दोहराया, आपको, वो भी ढीठ थे। लेकिन आप तो नीम हकीम हो, ख़तरा जान हो। पूरे हकीम तो ये हैं, मशहूर हकीम, सर्जरी वाले हकीम जुल्फ़िकार अहमद, जो दिल, जिगर, गुर्दा, अच्छी
अच्छी से तरह से काटते हैं। उमर भाई ने जिस अंदाज से कहा था, मुझे समेत सभी खिलखिलाकर हंस दिया। जुल्फ़िकार ने कुशन उठाकर सीधा उमर भाई को मारा। शाम को मैं और जुल्फ़िकार घूमने के लिए ही चल पड़े थे। बाकी सब अपनी थकन उतारने रेस्ट हाउस में ही मुकीम थे। एक मैं थी, एक मेरी मोहब्बत। तुम अनुज से नाराज़ हो विंज़ा? जुल्फ़ी ने बात शुरू की। इससे पहले भी वो बात कर रहे थे, लेकिन मेरा जवाब इनको कम ही मिलता था। मैंने इस सवाल का भी कोई जवाब ना दिया। देखो दुनिया में अनुज को अच्छी तरह देखो विंज़ा, मैं दुनिया को देखो विंज़ा, मैं अनुज को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो बहुत नरमी से बोले। लेकिन मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ जुल्फ़ी, मैं इसे खुश नहीं रख पाऊँगी। वो यकीनन अच्छा लड़का है और इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से होना चाहिए, मैंने जवाब दिया। विंज़ा, पागल हो तुम? 3 साल पहले बात तय हुई है तुम लोगों की और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो फिर इसी नरमी से बोले। जब बात तय हुई थी इस वक्त मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी गई थी। मेरी राय जो अनुज के बारे में तब थी वही आज भी है। लेकिन विंज़ा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें अपनाना चाहता है। उन्होंने मेरे यक ठंडे हाथ पर अपना हाथ रखा। वो मुझसे यकतरफ़ा मोहब्बत करता है, लेकिन मैं तो इससे मोहब्बत नहीं करती, मैंने साफ गोई से कहा। ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं जी जाती। मोहब्बत जवाब में भी मोहब्बत मांगती है। बेबुनियाद बेतुके रिश्ते जिनकी कोई सिमत ना हो पायदार नहीं होते। मैं ख़ुद को मजबूर नहीं कर सकती अनुज से मोहब्बत करने के लिए। वो कुछ देर खामोश रहे। पता नहीं क्या क्या कहना चाहते थे मुझसे। क्या तुम्हें किसी और से मोहब्बत है विंज़ा? कोई क्लास फेलो, कोई दोस्त? इनका सवाल, इसका जवाब यकीनन वही था जो आज मुझे कहना था। यही तो वक्त था, यही वो घड़ी, वही लम्हा। हाँ, इसी वक्त मुझे अपने तमाम ख्वाब, हर अरमान से शख्स के सबूत करने थे। यही लम्हा इजहार का था, इकरार का था। बताओ मुझे विंज़ा, क्या कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में? वो मेरे जवाब के मुंतज़िर थे। जी, मेरी ज़िंदगी में कोई है। मुझे किसी से मोहब्बत है, बहुत पहले से। मेरा लहजा आप बहुत जज्बाती सा बन गया। मैंने अपनी आंखें जुल्फ़ी के चेहरे पर गाड़ दी। मेरा ये जवाब सुनकर जुल्फ़ी भी मंशमंद हुए। यूँ लगता था कि इर्द गिर्द बिखरे हुए तमाम माहौल ने इनके वजूद को जकड़ लिया हो। कौन है वो? बहुत देर बाद इनकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। आप हैं। मेरे होंठ किस तरह हिले मुझे कुछ पता नहीं। क्या? उन्होंने भी मेरी आंखों में देखा। हाँ जुल्फ़िकार, मुझे मोहब्बत है आपसे, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ़ आपसे। आपके अलावा किसी और शख्स का तस्वर करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। आई लव यू जुल्फ़ी। मैंने अपने अंदर की तमाम हिम्मत को इकट्ठा करके कहा और अब बिना पलके झपकाए मेरी आंखों में देखे जा रहे थे वो। मेरी आंखें शिद्दत एहसास से नम होने लगी। आपने कहा था ना कि पहले प्यार की खुशबू इंसान के रूम को मअतर कर देती है। मैंने पहला और आखिरी प्यार आप से ही किया है। अनुज की मोहब्बत से पहले, आपकी बीवी की मोहब्बत से कबल। मैंने इन्हें एतबार दिलाने की कोशिश की। यह अंधेरा ज़्यादा फैल रहा था, यह मेरी आंखें धुंधला रही थी। इनका शफाफ चेहरा तारीक होता महसूस हुआ। विंज़ा, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? बहुत डूबी डूबी आवाज़ थी इनकी, हज़ारों फुट नीचे किसी कुएं की गहराई से आती हुई पुकार की तरह। जो मैं आज कह रही हूँ इससे मैं सालों से जानती हूँ जुल्फ़ी। बेशक आप मुझसे मोहब्बत ना करें, बेशक आप मुझे ना अपनाएं, लेकिन मुझे और मेरी मोहब्बत को तस्लीम ज़रूर करें। मैं आप ही के लिए जीना चाहती हूँ और आप ही की बनकर मरना चाहती हूँ। मुझे किसी और की बनने पर मजबूर मत करें। मैं ताउम्र आपसे मोहब्बत करती रहूँगी, अज़ल ता अब्द, मैंने कहा और ठहरे ठहरे कदमों से वापसी का रास्ता लिया। ठंडी यक सड़कों पर चलती चलती मैं वापस रेस्ट हाउस के अंदर आ गई। मुझे खुशी थी कि आज सालों बाद मैं अपनी बेज़ुबान मोहब्बत इसे सौंप पाई थी, इससे कुछ बता पाई थी। अपने गर्म बिस्तर में सोते वक्त मैं ज़हनी तौर पर मुतमिन थी। आज मैंने 12 साल पहले उठाया हुआ बोझ हल्का कर दिया। वापसी के सफ़र के दौरान जुल्फ़ी मुझसे दूर दूर ही रहे, ना मुझसे बात करते ना नज़रें मिलाते, लेकिन मैं अपने अंदर बहुत मजबूत हो चुकी थी। मुझे अपने किए पर कोई परेशानी या पशेमानी नहीं थी। आज नहीं तो कल जब अनुज और मेरी शादी की बात चलती तो मुझे इंकशाफ इनके सामने करना ही पड़ता, और शायद तब भी इनका ये रवैया होता। कुछ इसी तरह की नाराज़गी दिखाते, इसी तरह से गुरेज करते, इसी तरह अनजान बन रवान रखते, लेकिन ये होना ही था।
वापसी आने के बाद भी इनका ये तजाज जारी रहा। मैं फ़ोन करती तो जवाब ना देते, मिलने जाती तो बहाना बना देते। अभी तक वो मुझसे नाराज़ थे। फिर इनकी नाराज़गी को मैंने भी माइंड किया और मैं भी इनको फ़ोन करने से गुरेज करने लगी। मेरा पढ़ाई में दिल बहुत कम लगता था। सर्जरी के प्रैक्टिकल्स मेरे समझ में ना आते। मुझ पर अजीब चचराहट तारी हो गई थी। ना किसी दोस्त के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ होती और ना मामा या फ़ायज़ा बाजी के साथ वक़्त गुजारती। मैं कितनी तनहा हो गई थी जुल्फ़िकार की मोहब्बत में। कुछ दिन तो इसी हालत में गुजर गए। कुछ ही दिनों बाद अनुष की वालिद और वालदा जुल्फ़िकार के हमरा हमारे घर आए तो मैं तो इससे मामूल की कार्रवाई समझी थी, लेकिन ये यकीनन कोई मामूल की कार्रवाई ना थी। कुछ ही देर में फ़ायज़ा बाजी और उमर भाई भी शारक के हमरा आगे। मैं इनसे मिलने बाहर लॉन्च में आई तो सभी ने मेरी आमद पर ताली बजाई। मैं यकीनन हैरान थी। खैर है, सब इस तरह से क्यों मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं? मैंने हैरानी से कहा। क्योंकि आज का दिन आप ही का है नोटी गर्ल। फ़ायज़ा बाजी ने मुझे प्यार से विश किया। तब मेरे ज़हन में आया आज तो मेरी सालगिरह थी, 26 दिसंबर की तारीख मैंने पहली बार फरामोश की थी। मुझे तो याद ही नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो हम किस लिए हैं? चलो विंज़ा को इसका तोहफ़ा दे दो। मामा ने कहा। फिर अनुष चलकर मेरे पास आया और मेरे साथ बैठ गया। अनुष की वालदा ने इसे एक अंगूठी पकड़ाई और इसने मेरे हाथ पकड़कर अंगूठी नरमी से मेरी उंगली में डाल दी। उमर भाई ने ये लम्हा कैमरे में कैद कर दिया। सभी ने एक बार फिर तालियां बजाई। मंगनी मुबारक हो विंज़ा, मुबारक हो अनुष। शाहीन आंटी ने हमेशा कहा। मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी। ये सब क्या था? क्या हो रहा था? क्या कोई ख्वाब, कोई तस्वर, कोई ख्याल, या फिर कोई साजिश, कोई प्लान, कोई तरतीब दी हुई प्लानिंग? मेरी नज़रें एक लम्हे में कोने में बैठे जुल्फ़िकार पर चली गई, जो कि स्पाट चेहरे के साथ मुझे देखे जा रहे थे। इस जल्दबाजी में यकीनन इन्हीं का हाथ था। वो डरते थे मुझसे, मेरी सच्चाइयों से, मेरी मोहब्बत से। मैंने एक नज़र अनुष को देखा, फिर इस जगमगाती नाजुक सी अंगूठी को। सभी लोग खुश थे इस साजिश में, क्योंकि ये सभी की मिली जुली प्लानिंग थी। तमाम जहनों की पैदावार, एक शफाक फैसला। भाई सरप्राइज़ पार्टी तो हर कोई देता है, लेकिन सरप्राइज़ रिंग हमारी ही होगी। अनुष ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। कैसा लगा तोहफ़ा विंज़ा बेटे? अंकल आफ्ताब ने मुझे प्यार से देखा। मेरा जहन माफ हो रहा था। गोल गोल बेरंग दायरे हर तरफ उड़ते महसूस हो रहे थे। वहाँ मज़ीद रुकना मुझे सुहाने रूह महसूस हुआ। मैं वहाँ से उठी और फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर दुपट्टे को उतार कर ज़ोर से फेंका और अपने बेड पर ढह गई। न जाने कितनी देर तक मैं अपने बिस्तर को भिगोती रही थी। सुबह मेरी आँख खुली तो धूप मेरे कमरे के कोने कोने में अपना आप बिखार चुकी थी। रात देर तक रोते रहने की वजह से मेरा सर भारी और आंखें दर्द से बोझल थी। मैंने उठते ही अपने सर को अपने हाथों से थाम लिया और फिर अपनी पेशानी को छुआ। मुझे एहसास हुआ हरारत का, लेकिन टेम्परेचर और सर्दी के बावजूद भी मेरी पेशानी ठंडे पसीने के कतरों से भरी थी। अचानक मेरी नज़र अंगूठी पर जा ठहरी, जो कि सिर्फ किसी अनमोल धात से बनी हुई नाजुक सी अंगूठी ही ना थी। एक रिश्ता था, एक बेमोल बेसिमत खोखला रिश्ता, एक यकतरफा रिश्ता। एक बार फिर मेरे दिलो दिमाग पर वो इश्तियाल छा गया जो पिछली रात छाया था। मैं अपने बिस्तर से उठी, बाथरूम में गई, जल्दी तैयार हुई। अपने कमरे से बाहर आई तो फ़ायज़ा बाजी शारक को नाश्ता करवा रही थी। वो शायद रात को यहीं रुक गई थी। इन्हें और मामा को नज़रअंदाज करके मैं मामा के कमरे में गई। इनके दरवाजे से गाड़ी की चाबी निकाली और बाहर आई। कहाँ जा रही हो विंज़ा? बेटे मैं सुबह आई तो तुम सो रही थी। मामा ने पीछे से आवाज़ दी। प्लीज़ मामा मुझसे कोई सवाल मत करें आप, मैंने इंतहाई झंझलाहट से कहा। लेकिन बेटा क्या है, क्यों तुम इतने गुस्से में हो? मामा अभी तक अनजान बनी हुई थी। मैंने पहली बार सोचा कि कैसी माँ है वो अपनी बेटी पर गुजरने वाली हर हालत से बेखबर है। अपनी बेटी के अरमानों पर, इसके ख्वाबों इसके आंसू से बेखबर है। माएँ तो अपनी औलाद की तकलीफ़ इनके लहजों, इनकी आंखों से पढ़ लेती हैं। फिर आखिर मेरी मामा क्यों ऐसी थी? क्या वो जानकर अनजान बनने का ड्रामा किए हुए हैं, या फिर वाकई वो अनजान है? मामा आप मुझसे प्लीज़ कुछ मत पूछें, और वैसे भी आपने पहले कुछ पूछने की ज़हमत की है क्या मुझसे? जब दिल में आया जिससे चाहा मंगनी कर दी। इस तरह किसी दिन मेरी सरप्राइज़ मैरिज भी करवा देंगी। मामा आपको अपने बच्चों की खुशियों की कोई फ़िक्र नहीं? मैं सफाकी से ये कहती हुई सीढ़ियाँ उतर गई और पीछे मामा की आवाज़ों ने दूर तक ताक़ुब किया। विंज़ा बात सुनो मेरी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं गाड़ी में बैठी और तेज़ी से ड्राइव करती गाड़ी मैं अनुष के घर ले आई। अगले ही पल मैं शाहीन आंटी के सामने थी। मुझे
अनुज से मिलना है आंटी। मैंने छूटते ही कहा, वो ऊपर अपने कमरे में है, जाओ जाके मिल लो। शाहीन आंटी ने हमेशा की तरह प्यार से कहा, नहीं आंटी, आप इससे नीचे भेजे, मैं गाड़ी में हूँ, मुझे इसके साथ कहीं जाना है। मैंने संजीदगी से कहा। ये कहकर मैं रुकी नहीं और चलती हुई वापस अपनी गाड़ी तक आई। कुछ ही देर में अनुज नीचे आ गया। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। खैर है? आज मंगेतर साहबा सुबह ही सुबह, रात को तो शर्मा कर भाग गई थी। वो हमेशा की तरह बोला, गाड़ी में बैठो अनुज, हमें कहीं जाना है। मैंने लिए दिए लहजे में कहा, कहाँ जाना है? वो गाड़ी में बैठ तो गया मगर सवाल भी कर लिया। मैंने बिना इसे जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से उड़ाने लगी। कहाँ ले जा रही हो? मुझे जालिम हसीना, बता दो। शादी से पहले ही मार दोगी क्या? वो इसी तरह बातें करता रहा। मैं गाड़ी मसरूफ़ सड़कों पर दौड़ाती शफा नर्सिंग होम लिया और इसे अपने साथ आने को कहा। मैं तेज़ रफ्तारी से चलती जुल्फ़िकार के क्लिनिक के अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या करने जा रही हूँ। मुझे पता था सिर्फ इतना कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसका बदला मुझे हर हाल में उतारना है, अपनी मोहब्बत के परचम को बुलंद करना है। मुझे और अनुज को एक साथ देखकर जुल्फ़िकार भी पल भर को हैरान हुए। उन्होंने अपने मरीज़ को जल्दी जल्दी फ़ारिग किया और क्लिनिक का अंदरूनी दरवाज़ा बंद करके हमारी तरफ मतवज्जो हुए। क्या हुआ है अनुज? विंज़ा भाभी का फ़ोन आया था मुझे कि तुम घर पर बिना बताए ही निकली हो। हाँ, मैं बिना किसी को बताए ही निकली हूँ। जब आप बिना बताए मेरी किस्मत के फ़ैसले कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती कुछ बिना बताए? क्या आप मेरी किस्मत के बनाने वाले हैं? क्या आप मेरी तकदीर लिखने वाले हैं? मैं जुल्फ़िकार पर बरस पड़ी थी। क्या हुआ है विंज़ा? साफ बताओ। ये अनुज था। जुल्फ़िकार अब चुप थे या शायद इसी रिएक्शन की तवक्को किए हुए थे। मैं आप दोनों को आपके दिए हुए तोहफ़े लौटाने आई हूँ, मैंने इश्तियाल अंगेज़ लहजे में ये कहा और अंगूठी उतार कर अनुज के हाथ पर रखी। ये लो अनुज, अपना दिया हुआ तोहफ़ा। और अनुज को बाजू से पकड़कर जुल्फ़िकार की तरफ धकेला। और ये आप लें, आपका दिया हुआ तोहफ़ा। विंज़ा वो तड़पे। मैं आप दोनों के दिए हुए तोहफ़ों को ठुकराती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन खोखले रिश्तों की। अनुज तो बेखबर था, इसे कुछ इल्म ना था। लेकिन जुल्फ़िकार, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको इल्म नहीं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? क्या आप मेरी चाहत से बेखबर थे? मेरी आंखें ढेरों आंसू से भर गईं। विंज़ा, तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो आप सब ने बनाया है मेरा। मैं कोई मिट्टी की बनी हुई पुतली नहीं कि जिसे आप अपने मन चाहे शौक़ से सजा सवार कर रख लें। अनुज, मैं जुल्फ़िकार से मोहब्बत करती हूँ और इनके अलावा और किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मैं अनुज से मुखातिब थी और वो पत्थर का बुत बना कभी मेरी तरफ तो कभी जुल्फ़िकार की तरफ देखे जा रहा था। हाथ में पकड़ी अंगूठी और वो हाथ दोनों गोया बर्फ़ की सील की मानिंद जम गए थे। और आप याद रखें, अगर मैं आपकी नहीं बनी तो ज़िंदा भी नहीं रहूँगी। इन्हें ये कहकर मैं वहाँ से रोती हुई निकली और वापस गाड़ी में बैठ गई। आंसू पहले से ज़्यादा रफ्तार से बह रहे थे और आंखें धुंधला रही थी। मुझे पता ना था कि मैं कहाँ गाड़ी ले जा रही थी। मुझे किसी सिमत, किसी मंजिल का दराक ना था। मुझे किसी पनगट्टी, किसी पड़ाव की खबर ना थी। मैं तो अपनी मोहब्बत की बेबसी पर नौहा कना थी, अपने ख्वाबों की तौहीन पर नाला थी। कोई था मुझे समझने वाला, मेरा चारा कौन था मुझे समझने वाला, मेरा चारा घर, मेरा अपना? भरी दुनिया में कोई नहीं, वो भी नहीं जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी समझ कर चाहा। वो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ कर चाहने के काबिल भी नहीं समझा था। कितनी बदनसीब थी मैं बेख्याली में ड्राइव कर रही थी। स्पीड भी कभी 60 पर पहुंच जाती। अचानक एक मसरूफ़ पुल के ख़त्म होने पर मेरी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकराने वाली थी। मैंने ब्रेक पर ज़ोर से पाँव रखा मगर ब्रेक लग ना सका। फिर जल्दी से मैंने स्टीयरिंग व्हील मोड़ा। मेरी गाड़ी पुल के बने रेलिंग के इस पार जा गिरी। मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और पता नहीं किस लम्हे में होश की दुनिया से दूर जाने लगी। सर में उठती दर्द की टीसें, धुंधलाती आंखें और दिल की गहराइयों में जगमगाता जुल्फ़िकार का चेहरा। मैं मौजूद दुनिया से बहुत दूर जा रही थी। न जाने कितने वक़्त से मुंदी हुई आंखें मैंने खोली। मेरी आंखों के सामने इस वक्त मामा थी, फ़ायज़ा बाजी थी और जुल्फ़िकार थे। वो जुल्फ़िकार जिनसे मैंने मोहब्बत की है, बहुत अजीब ही मोहब्बत, जिसको
आज तक सिवाय मेरे किसी ने कबूल ही नहीं किया, जिसको सिवाय मेरे आज तक कोई जान ही नहीं पाया था, जो एक बेरूह की तरह दुनिया के खंडरों में भटकती फिर रही थी। मेरी आंखें दोबारा बंद हुई जा रही थी। मैंने इन्हें खोलने के लिए अपनी तमाम तर कुव्वत आजमाई, फिर मेरा दिमाग भारी था, शायद इस पर पट्टी बंधी थी। मैंने हाथ उठाकर अपने सर को छूने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ भी भारी था। दर्द की एक टीस सी उठी, दूसरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। एक दर्द की और टीस मेरे दिमाग की शरानों में जागी। मैंने एक भरी, विंजा बेटे उठने की कोशिश मत करो, तुम अभी ठीक नहीं हो। ये मामा थी, जिनका चेहरा इस वक्त मुझे किसी जर्द पत्ते की माने लगा, कुछ कमलाया सा, कुछ रूठा रूठा सा। नई जिंदगी मुबारक हो। फायजा बाजी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैंने एक नज़र जुल्फ़िकार पर डाली। मेरी आंखों के सामने वो पिछला मंजर दौड़ गया, जिसके बाद अभी अभी होश में आई थी। वो दिन, वो बातें, वो एक्सीडेंट। अब दर्द तो नहीं हो रहा विंजा? जुल्फ़ी मेरे बेड के करीब आई और मेरी नब्ज़ पर हाथ रखा। बहुत मेजर एक्सीडेंट था, हाथ का फ्रैक्चर, सर पर गहरी चोटें। जानती हो, तुम्हारे बाजू की सर्जरी हुई है, जिसे मैंने किया है। इस वक्त वो सिर्फ एक डॉक्टर ही मालूम हो रहे थे, ज़िम्मेदार और संजीदा डॉक्टर। आज 2 दिन बाद तुम होश में आई हो विंजा, मामा ने मुझे इतला दी। कितने दिन मामा, जुल्फ़िकार और फायजा बाजी ने मेरी तीमारदारी की। कितने दिन मुझे दोबारा सेहतयाब करने के लिए वो लोग कोशिश करते रहे। रोज़ाना जुल्फ़ी घर आते और मेरे ज़ख़म की ड्रेसिंग चेंज करते। मामा हर तरह का परहेज़ी खाना और फ्रूट वगैरह खिलाती, जिसके नतीजे में मैं 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो गई और दोबारा कॉलेज जाने के लायक भी हो गई। मैंने दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया। गुजरी बातें लगता था जैसे हुई ही ना थी। ना अनुष मुझसे मिलने आया और ना ही किसी ने इसका जिक्र मेरे सामने किया, बल्कि पिछली किसी भी बात का कोई हल्का सा तज़किरा भी नहीं हुआ था मेरे सामने। इस दिन कॉलेज से सर्जरी का प्रैक्टिकल अटेंड करने के बाद अपनी दोस्त तानिया के हमरा इसके घर चली गई। इसके घर बैठे बैठे शाम होगी तो इसी ने मुझे घर तक ड्रॉप करवाया। मैं घर का गेट गबूर करके लॉन में आई ही थी कि लॉन की कुर्सी पर मामा के साथ जुल्फ़िकार को बैठे पाया। पता नहीं दोनों के दरमियान क्या मौजू गुफ्तगू था। मेरे आने के बाद तकरीबन ख़त्म ही हो गया। दोनों के चेहरे भी एक अजब अफसोसनाक संजीदगी लिए हुए थे। आओ विंजा, कैसी हो, सेहत कैसी है? जुल्फ़िकार ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने भी जवाब में मुस्कुराने पर ही इत्तफ़ा किया। अच्छा भाभी, मुझे क्लिनिक पहुंचना है, मैं चलता हूँ। वो कुछ ही देर बाद उठे। मामा ने भी हमेशा की तरह इन्हें रोकने की कोशिश न की। इनके जाने के बाद मैंने मामा से पूछा, ये इस तरह अचानक कैसे आए थे? मामा ने एक ठंडी आह भरी और मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाया। अनुष की शादी का ये कार्ड देने आए थे। मामा ने मुझसे नज़रें मिलाए बगैर कहा, अनुष की शादी? मुझे हैरत हुई। हाँ, अनुष अपनी किसी क्लास फेलो सारा से शादी कर रहा है, परसों निकाह है, मामा ने लिए दिए अंदाज में कहा। अच्छा। मैंने बेयकीनी से कार्ड उठाया, पढ़ने लगी। तो और क्या, तुम पर दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती? तुमने इसकी मोहब्बत, इसकी अंगूठी को ठुकराया, अपना फ़ैसला सुनाकर इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो भी लड़का है, ज़िद में आकर इसने भी जल्द से जल्द किसी से भी शादी का फ़ैसला सुना दिया। और वैसे भी कोई भी मर्द किसी तरह ये बर्दाश्त कर सकता है कि इसकी होने वाली बीवी इससे नहीं बल्कि इसके सगे चाचा से मोहब्बत करती हो। वो तो खुद जुल्फ़ी भाई से बज़न हो गया है और तब से अब तक इनसे बात भी नहीं की। वो जुल्फ़ी भाई जिनके बगैर अनुष अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करता था, इसने इनसे बल्कि किसी से भी पूछे बगैर शादी का फ़ैसला ले लिया इतनी जल्दी में, इस तरह अचानक। मामा के लहजे में मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत ही थी। यकीनन इन्हें हर बात का इल्म था, लेकिन इतने दिनों तक वो मुझसे छुपाए हुए थी। वो अपनी नशिस्त से उठी और अंदर जाने लगी। मैं कार्ड उठाकर अजीब सी महसूसात के ज़ेरे असर इन्हें देखने लगी। मामा जाते जाते मुड़ी। और हाँ, जुल्फ़ी भाई कह रहे थे कि तुम इनसे शादी के फ़ैसले पर कुछ दिन मज़ीद सोच लो, दिल से नहीं दिमाग से, और अगर फिर भी तुम्हारा फ़ैसला वही है तो वो तुमसे शादी करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। मामा ये कहकर वापस जाने लगी। शायद वो रो रही थी, लेकिन मेरी समातों में इनके आखिरी जुमले ही गूंजने लगे। अगर तुम्हारा फ़ैसला वही है तो वो तुमसे शादी करने को तैयार हैं। यानी वाकई जुल्फ़िकार मुझसे शादी करने को तैयार हैं? वो मुझे शरीके ज़िंदगी बनाने को तैयार हैं? मैं हैरत, खुशगुमानी और बेयकीनी जैसी सोचों में घिरी और ऊपर अपने कमरे तक आई और लाइट ऑफ किए कई देर तक सोचती रही। मैं कहाँ तक तेरी यादों के ताक़ुब में रहूं? मैं जो गुम हूँ तो कभी मेरा पता ले ले तू भी। अपने एहसास को
कर मेरे हवाले तू भी। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। पहले मैं जुल्फ़िकार का सेल्फ नंबर ट्राई कर चुकी थी जो कि ऑफ था, फिर मजबूरन मुझे इनके घर का नंबर मिलाना पड़ा। शाम के इस वक्त वो यकीनन घर पर ही मिलेंगे। चंद घंटियों के बाद फ़ोन खुद जुल्फ़िकार ने उठाया। मैंने मुख्तसर कहा। कहो विंज़ा, कैसी हो? इनकी आवाज़ नींद की गूंदगी से बोझल बोझल थी। आप सो रहे थे, डिस्टर्ब किया मैंने? सो तो रहा था लेकिन तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। आज रात अनुष की शादी है तो शायद सोने का वक़्त ना मिले। मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है, अब ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहने लगा है। तुम चलोगी विंज़ा अनुष की शादी में? वो अपनी बात ख़त्म करके बोले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बात करनी थी। मेरे ये कहने पर वो चंद लम्हे खामोश रहे। अच्छा, ऐसा करना, कल सुबह छुट्टी है तो घर आ जाना, आराम से बात हो जाएगी। इतने अरसे बाद इनके लहजे की ये अपनायत देखकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। अभी मैं फ़ोन बंद करके बाहर टेरेस में ही गई थी कि फ़ायज़ा बाजी आ गई। वो मुझे से बड़े अरसे बाद प्यार से मिली थी। वो टेरेस में ही आकर मेरे साथ बैठ गई। मिल्क शेक पियोगी विंज़ा? पाइनएप्पल का? उमर कल फ्रेश पाइनएप्पल लाए थे, एक डब्बा मैं लाई भी हूँ। ये कहकर वो कुछ देर के लिए गई और मिल्क शेक के 2 भरे गिलासों के साथ वापस आई। मैं आज सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ विंज़ा। वो शेक पीते पीते मेरी तरफ मतवज्जो हुई। मैं इनके लहजे के पस मंज़र को कुछ समझ गई थी। विंज़ा, मैं आज तुमसे तुम्हारे किए हुए फ़ैसले के मुतालिक बात करने आई हूँ। तुम्हें ना सिर्फ एक बड़ी बहन बल्कि एक अच्छे दोस्त की हैसियत से समझाने आई हूँ। तुम जानती हो विंज़ा, हमारे पापा मामा की शादी जुल्फ़ी चाचा ने अपनी आंखों के सामने करवाई थी। पापा के सगे भाई की तरह इंतज़ाम किए थे और ना सिर्फ ये बल्कि पापा की औलाद को हमेशा अपनी औलाद समझा। पापा के बाद हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, हमें अपना समझकर, हमें अपना मान कर। और विंज़ा, क्या तुम इस तरह की शफ़क़त को फ़कत अपनी एक नादान ज़िद की वजह से खो देना चाहती हो? तुम इनको एक लम्हे पापा की जगह पर रख कर तो देखो। फ़ायज़ा बाजी की आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं। क्यों रखूं मैं इनको पापा की जगह पर बाजी? पापा की अपनी जगह थी और जुल्फ़ी की अपनी जगह है। क्या आप पापा और उमर भाई का मुआवजा कर सकती हैं? बोलें। मेरा वार इन्हीं पर था। विंज़ा, क्या उमर में और जुल्फ़िकार में कोई फ़र्क नहीं? मैं इन्हें लफ्ज़ चाचा के बगैर बुलाऊं तो अजीब लगता है। इनका लहजा अजीब अफसोसनाक था। फ़ायज़ा बाजी, उमर भाई में और जुल्फ़िकार में कोई फ़र्क नहीं। उमर भाई से आपने मोहब्बत की थी, इनके बगैर आप ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। और ठीक इसी तरह मैंने जुल्फ़िकार से मोहब्बत की है और मैं भी इनके बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं कर सकती। मैंने ढीठ लहजे में कहा। फ़र्क है विंज़ा, हमारी मोहब्बत 2 तरफ़ा थी। हमारे दिलों के ज़ाविये एक से थे, हमारे मिजाज, हमारी उम्रें, हमारी ज़हनी सोच एक थी। हम किसी गलत फहमी का शिकार ना थे। ना उमर की ज़िंदगी में कोई शमील था और ना ही कोई उनकी बीवी। विंज़ा, ख्वाबों में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फासला, बहुत फ़र्क है। बताओ, क्या तुम अपनी मोहब्बत बांट सकती हो उनकी गुजरी हुई बीवी से, शमील से? वही सफाक लहजा था इनका। आप भी तो अपनी मोहब्बत बांटती हैं फ़ायज़ा बाजी, शारक से, उमर भाई की माँ, इनकी बहनों और इनके तमाम ख़ानदान के अफराद से। मैंने ज़िद्दीपन से कहा। पागल लड़की, वो और बात है। उमर की ज़िंदगी में कोई औरत ना मुझसे कबल थी और ना मेरे बाद आएगी। ठीक इसी तरह फ़ायज़ा बाजी, इसी तरह जुल्फ़िकार की ज़िंदगी में अब सिर्फ़ और सिर्फ विंज़ा होगी और विंज़ा के बाद कोई भी नहीं आएगी। मैंने कमाल यकीन से कहा। पल भर को फ़ायज़ा बाजी ने मेरे चेहरे की जानिब गौर से देखा, कुछ नफ़रत से, कुछ हमदर्दी से और कुछ प्यार से। शायद मेरे इस जवाब के आगे इनसे कुछ बोला ना गया। उन्होंने शेक के खाली गिलास उठाए और जाने लगी। तुम्हारी ज़िद अपनी जगह विंज़ा, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, ज़िंदगी कहानियों, ख्वाबों और हसरतों पर मबनी नहीं होती। सितारों की छत और फूलों का फर्श, रंगों की दीवारें और नज़्मों के बिस्तर हकीकी ज़िंदगियों में नहीं होते। हर लड़की को ख्वाबों के सौदागर भी नहीं मिलते। प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते ही ज़िंदगी की दुश्वारियों और सफाकियों का एहसास होता है। और जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो विंज़ा, नदीम अली मोहब्बत कहते ही इसको हैं जो दिलों में रंग भर दे। अगर दोनों में से एक भी दिल बेरंग हो तो वो बेरंगी ज़िंदगी को भी बेरंग बना देती है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आई थी, लेकिन तुम तो शायद अपनी तमाम कश्तियाँ जला के आग की दलदल में गिर चुकी हो। तुम एक तरफ़ा मोहब्बत की अंधी राहों पर चल पड़ी हो। तुम्हारी ज़िद तुम्हें तुम्हारा मकसद तो दे देगी, लेकिन आगे तुम्हारी अपनी किस्मत। फ़ायज़ा बाजी ये कहकर चली गई और अपनी बातें
रात भर मेरी और इन्हीं की बातें रात भर मेरी समातों में गूंजती रहीं। आज रात भर मुझ पर एक बेकरारी सी छाई रही। आज अनुष की शादी भी थी। एक और जल्दबाजी में किया हुआ फैसला मेरे दिल में पल भर के लिए पशेमानी की एक लहर कूंदी। मैंने अनुष के साथ गलत किया, मैंने इसका दिल दुखाया। वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुझे जुल्फ़ी से मोहब्बत है, एक तरफ़ा। लेकिन अगर क्या जुल्फ़ी मेरे साथ इस तरह करता तो मैं खुश रह पाती? क्या मेरी मोहब्बत इसको माफ़ कर पाती? शायद नहीं। तो फिर अनुष कैसे खुश रह सकता है इस तरह अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत को दिल में दबा के? पहली बार मेरे दिल ने गवाही दी कि वो एक अच्छा लड़का है, सदाकत आशना वफ़ाओं से बना। लेकिन मैं भी क्या करती, मैं भी तो इसी की तरह मजबूर थी अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत के ज़ेरे असर। मैंने नमाज अदा की और दिल से पहली बार अनुष के लिए दुआ मांगी। इसका जीवन साथी इसे इसकी मोहब्बत भुलाने में मददगार साबित हो, इसके दर्द का चारा घर ठहरे। अगली सुबह मैं 10 बजे जुल्फ़ी के घर थी। पहली बार इस घर को मैंने अपने घर की नज़र से देखा और पहली बार मुझे ये घर बहुत खूबसूरत लगा। मुझे काम करने वाली ने लॉन्च में बैठाया और जुल्फ़ी को बुलाने चली गई। इसने मुझे बताया कि रात देर से घर आने के सबब जुल्फ़ी और शमील दोनों सो रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट के इंतज़ार के बाद शमील के साथ ही जुल्फ़ी लॉन्च में दाखिल हुए। सफ़ेद रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस, बहुत ही खिले खिले, बहुत निखरे निखरे। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी और शमील हमेशा की तरह दौड़कर मेरे गले आ लगा। विंज़ा, नाश्ता करोगी? इनके पूछने पर मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। शमील, बेटा जाके अम्मा से बोलो कि सेब और ऑरेंज साथ में जूस भी ले आए, हम बाहर लॉन में बैठे हैं। शमील फरमाबरदार बच्चे की तरह दौड़ कर चला गया और जुल्फ़ी मुझे साथ लेकर बाहर लॉन में आ गए। हम कोने में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। कल अनुष की शादी थी, अच्छा फंक्शन था। अनुष की दुल्हन भी अच्छी लड़की है, इंजीनियरिंग कर चुकी है। अनुष के साथ साथ खुश भी लग रही थी। बस अनुष कुछ बुझा बुझा सा था, मुंतशिर सा, बिखरा बिखरा सा। इनके लहजे में एक खला था और साथ ही अनुष के लिए पनाह मोहब्बत। मैं आंखें झुकाकर अपने नाखूनों को देखने लगी। इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है। इंसान रिश्ते बनाना चाहता है लेकिन रिश्ते कभी कभी टूट जाते हैं। फिर वही उदासी थी। कल इतने दिनों बाद अनुष ने मुझसे मुख्तसर बात की और कहा कि इसने जिसको हमेशा अपनी दुल्हन के रूप में चाहा था, मांगा था, वो अब इसकी नहीं मेरी दुल्हन बनेगी। बहुत खफा है वो मुझसे, लेकिन मुझसे ज़्यादा अपनी किस्मत से नाराज़ है। फ्रूट और जूस आ चुका था जिसे वो काटते हुए बात कर रहे थे। मैं मतवातर चुपी थी, कहती भी क्या, मौजूद गुफ्तगू तो अब भी मैं ही थी। मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने फ़ैसले पर गौर किया होगा, विंज़ा। वो जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले। देखो विंज़ा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने हमेशा ज़िंदगी बांटने की कोशिश की है, मोहब्बतें तकसीम करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत मौत दूँ, तकलीफ़ दूँ। इस दिन जब तुमने अपनी गाड़ी मारकर खुदकुशी की कोशिश की, इसी दिन मैंने अपना फ़ैसला बदला था और तुम्हें ज़िंदगी देने का अहद किया। लेकिन यकीन करो विंज़ा, तुम जिसे अपनी ज़िंदगी समझकर अपनाना चाहती हो वो ज़िंदगी नहीं है, ज़ियत होगी तुम्हारे लिए। मेरी रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी तरजीहात मेरी उम्र के मुताबिक है, जिन्हें मैं तुम्हारे ख्वाबों के मुताबिक नहीं ढाल सकता, चाहने के बावजूद भी नहीं। मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ वहाँ मेरे लिए मेरी औलाद, मेरा फ़र्ज़ और मेरे हाथ से ज़िंदगी पाने वाले मरीज़ ही सब कुछ है। अब मैं चाहकर भी कई सुनहरी आंचल के साए तले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और फिर तुम तो जानती हो कि मुझे अभी तक अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत है। वो मुझे बावर कराते हुए बोले, तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो विंज़ा, डॉक्टर बन जाओ, अपनी पसंद की किसी यंग लड़के से शादी करो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। एक बूढ़ा कमज़ोर बीमार आदमी तुम्हें क्या दे सकता है सिवाय तन्हाई के? तुम्हारे और मेरे बीच सालों का फासला है, एक जनरेशन गैप। मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करके मेरे जवाब के मुंतज़िर थे। मुझे परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है जुल्फ़ी, मुझे तो ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत है जो तनाव पर जो मबनी हो, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ घटाती बढ़ाती रहूं। मुझे परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने फ़ैसले पर अपने पाँव मजबूती से टिका लिए हैं। अब मौत ही मुझे इस फ़ैसले से हटा सकती है। मैंने तफकीन अमेज़ लहजे में कहा। वो खामोश थे। शायद वो तवक्को किए बैठे थे कि इनके समझाने में मैं समझ जाऊंगी, लेकिन इस पत्थर में वो ज़रब लगा नहीं पाए थे। मैं अपना फ़ैसला सुना चुकी हूँ। मुझे इनके जवाब की उम्मीद ना थी। मैंने अपना हैंडबैग उठाया, जाने लगी। रुको विंज़ा, अगर तुम्हारी ये ज़िद है तो मुझे तुम्हारी ये ज़िद मंजूर है, लेकिन ये याद रखो तुम मुझसे कोई तवक्को नहीं रखोगी। तुम्हें मुझे बिना किसी शर्त के अपनाना होगा। मेरा घर, मेरी ज़िंदगी तुम्हें वेलकम करें या ना करें, तुम्हें हर चीज़ को वेलकम करना होगा। वो इसी जामल से लहजे में बोले, मेरे साकत
होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। यकीनन ये जुल्फ़ी की ज़ुबान से मोहब्बत की पहली रजामंदी थी, पहला इकरार, यानी कि वाकई इस तरह वो मुझे अपनाने को तैयार है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना शरीक ज़िंदगी बनाने को तैयार है। मुझे इनकी किसी शर्त की परवाह नहीं थी कोई, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत इन्हें बदल देगी, इनके लहजे की करख्तगी हर सख्ती को मिटा देगी। मेरी मंजिल मेरे सामने थी और सफ़र की तमाज़त भी दूर थी। वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए और घर तक का सारा सफ़र मैंने फ़ाते के एहसास के ज़ेर असर तय किया। मेरे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के बाद हमारे निकाह की तारीख रखेगी। मामा की बोलचाल मुझसे काफ़ी अरसे से बंद थी। वो मेरे आने के वक़्त सोने चली जाती, शाम को उड़ती और बिना मुझसे बात किए अपने काम काज में मशगूल रहती। घर में हम दो ही फ़र्द थे और दोनों एक दूसरे से नाराज़। निकाह की तकरीब जुल्फ़ी के कहने पर सादा सी रखी गई थी। कोई भी शामिल ना था सिवाय उमर भाई, फ़ायज़ा बाजी, मेरी सहेलियों और जुल्फ़ी के चंद दोस्तों के। कितनी बेरौनक और कितनी रुखी रुखी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी के मुतालिक चंद ख्वाब होते हैं। सखियों की छेड़छाड़, चूड़ियों की खनक खनाहट, सेज के फूलों में शादियाँ, उर्सी लिबास की रानाइयाँ, शहनाई का शोर, बैंड बाजे की आवाज़ में बरातियों का वेलकम, बुज़ुर्गों की तरह मिलने वाली दुआएं, संदल से भीगी मांग की खुशबू, उपटन महक में नहाया रूम। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ ना था। मामा ने मेरे लिए कोई जहेज़ तैयार ना किया, फ़कत चंद जोड़े और जेवर, साथ में शफा हॉस्पिटल और पापा के ख़रीदे हुए प्लॉट के कागजात जो कि मेरे नाम थे दे दिए। दिए गोया मुँह पे मार दिए। फ़ायज़ा बाजी ने सुर्ख रंग का जोड़ा जो कि मोमन धुला वालों की तरफ से होता है और चंद गिफ्ट्स देते, बाकी मेरी सहेलियों के तोहफे और दुआएं थी। निकाह हो गया और मैं चंद ही लम्हों में जुल्फ़िकार से मसरूफ़ हो गई। मेरी 13 सालों पर मुहित मोहब्बत फ़कत चंद मिनटों में मंजिल पा गई। तकदीर का ये फ़ैसला कितना अच्छा था। निकाह और रुखसती के वक़्त भी मामा मेरे पास ना आई। फ़ायज़ा बाजी मुझे गाड़ी तक लाई, जिससे जुल्फ़िकार खुद ही ड्राइव करके अपने घर ले आए। हमारे साथ शमील भी था, जो कि असली सूरत हाल से बेखबर हमेशा की तरह पापा से छेड़छाड़ करता हुआ जा रहा था। घर पहुंचने के बाद जुल्फ़िकार और शमील तेज़ी से घर के अंदर चले गए और मैं अपने सुर्ख रूसी लिबास और हज़ारों हसरतें थामे कितनी देर बाहर खड़ी रही। मेरे जीवन साथी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर की दहलीज फैलाने में भी मदद ना की थी। किसी माँ, किसी बहन ने मेरा सौगात फूलों और प्यार भरे बोसों से ना किया था। किसी भाभी ने कोई खनखनाना था जुमला मेरी समातों के सब्र ना किया था। लेकिन शायद इस सब की तवक्को मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, और बकौल जुल्फ़ी के कि मुझे इससे कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए, कोई सवाल नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद, कोई तवक्को नहीं। लेकिन बहुत जल्द जुल्फ़िकार खुद ही मुझे अपना लेंगे। हाँ, बहुत जल्द। ये इरादा मजबूत करके मैं खुद ही घर के अंदर और फिर लाउंज फैलांग कर जुल्फ़ी के कमरे में आई, जिस के बिस्तर पर खिलाफ़े तवक्को फूलों की पत्तियां बिछी थी। मुझे एक अच्छी सी नटखट सी खुशगवार सी फीलिंग भी हुई कि जुल्फ़ी ने अपनी सुहाग रात की कुछ तो तैयारी की। लेकिन अगले ही पल मेरी ये फीलिंग गलत साबित हुई जब वो बाथरूम से अपना स्लीपिंग सूट पहनकर आए। ये तुम्हारा कमरा है जिसे सुबह फ़ायज़ा ज़बरदस्ती सजाने आई थी। शमील को अकेले सोने की आदत नहीं, मैं इसके कमरे में सोऊंगा, तुम AC ऑन करके आराम से सो जाओ। ये कहकर वो बाहर चलेगी और मैं इस खूबसूरत और पुर आसाइश कमरे के सजे सजाए बिस्तर पर अपनी शादी की पहली रात ही तन्हाई ओढ़कर सो गई। मुझे इस कमरे के फ़िरोज़ी फूलों वाले पर्दे, खूबसूरत पेंटिंग और हर चीज़ खुद पर हंसती हुई महसूस हुई। इसलिए तो मैंने फ़ाते का एक झंडा गाड़ा था, लेकिन खुद को तन्हाइयाँ सी सौंप दी थी। अगली सुबह मुझे जागने में काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि रात को देर तक रोते रोते अपने मुकद्दर की सफाकियों पर सोचते सोचते सोई थी। मैंने पहले देर तक शावर लिया और फिर एक सादा सा काटन सूट निकाला और इसे पहन लिए। चूड़ियाँ और जेवर एक दिन की दुल्हन होने के नाते पहन रखी। मैं बाहर आई तो काम वाली को किचन में काम करते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन बीबी। सलाम दुल्हन बीबी, शादी मुबारक हो जी। वो मुस्कुराकर बोली, जैसे मेरी थोड़ी बहुत पहचान तो थी, लेकिन तफसीली गुफ्तगू कभी ना हुई। खैर मुबारक, तुम्हारा नाम क्या है? वो तकरीबन फ़ायज़ा बाजी की उम्र की थी, सांवली रंगत, ऊंचा कद, कमज़ोर सा लागोर जिस्म। मेरा नाम जी चिंपा है। अम्मा ने तो कोई और नाम रखा था, लेकिन सभी चिंपा चिंपा बुलाते हैं इसे। शायद तफसीली और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की आदत थी।
दुल्हन बीबी नाश्ता कर लो, साहब कह गए थे कि बीबी जी को नाश्ता करवा लेना। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मैंने शमील के कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा तो पूछा, साहब तो सुबह 9:30 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल चुका है और शमील बाबा स्कूल के लिए, अब तो साहब लंच टाइम पर ही आएगा। वो गर्मा गर्म पराठे तवे पर उतार कर बोली। मैं डाइनिंग टेबल तक आ गई, ये सोचते हुए कि जुल्फ़िकार कम से कम 2 दिन तो छुट्टी कर सकते थे, ज़्यादा नहीं तो 2 दिन ही मुझे वक्त दे देते। पहले तो वो मुझे इस तरह नज़रअंदाज नहीं करते थे, फिर अब क्यों? तुम यहाँ कब से काम करती हो? मैंने नाश्ता करते हुए इससे पूछा। बीबी जी, मुझे तो 6 महीने हुए हैं यहाँ, लेकिन इससे पहले मेरी अम्मा यहाँ काम करती थी। अब अम्मा को फालिज हो गया, इसके खर्चे पानी निकालने के लिए मैं यहाँ काम करती हूँ। भाई तो कोई है ही नहीं जी, वो 2 छोटी बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं जी। मेरा भी एक बच्चा है। फिर जी शोहर ने दूसरी शादी कर ली और मैं अम्मा के घर आ गई। वो ठंडी आह भरती हुई अपनी दास्तान सुनाने लगी, लेकिन मैं बज़ाहिर तो हूँ हाँ कर रही थी, लेकिन मेरा जहन सारा जुल्फ़ी पर था। मैंने नाश्ता ख़त्म किया और फिर कॉर्डलेस फ़ोन उठा के वापस कमरे में आई। जुल्फ़िकार के सेल फ़ोन के नंबर्स पुश कर चुकी थी। हेलो। दूसरी तरफ वही बेहिस इंसान था जिसे मैं अपना आप दे चुकी थी। आप मुझे बिना बताए ही चले गए और आज के दिन जाना क्या ज़रूरी था? कितना अकेला महसूस कर रही हूँ मैंने बीवी का हक जताते हुए शिकायत की। ये बात शायद तुम्हें पहले ही पता है कि मैं 9:30 बजे घर से निकल जाता हूँ और अपने मरीज़ बेवजह छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इसी करख्तगी से बोले। कल ही तो हमारी शादी हुई और आज ही आप चले गए। मैं रोने वाली होगी तकरीबन। इन फजूल बातों को छोड़ो और तुम भी अपने कॉलेज चली जाओ। और हाँ, आज मैं लंच पे नहीं आऊँगा। शमील को स्कूल से लेकर मैं अनुष के घर जाऊँगा। रात को अनुष अपनी बीवी के साथ लंदन जा रहा है, इसे एयरपोर्ट छोड़कर फिर रात को ही घर आऊँगा। उन्होंने एक नया धमाका किया, मैं भी साथ आऊँ। मैंने एक आखिरी कोशिश की। नहीं, अपनी मोहब्बत को अपनी ही चची के रूप में नहीं देख पाएगा। वो बेचारा बहुत नफ़रत अमेज़ लहजा था इनका और मैं इससे आगे कुछ कह ना पाई। आवाज़ गोया हलक में रंदगी। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। ज़िंदगी इन दिनों कितनी अजीब सी हो गई थी। महसूस तो ये होता था कि जैसे मेरी शादी ही नहीं हो, पहले ही की तरह रोज़ाना सुबह कॉलेज जाना, वापस आना और फिर पहले ही की तरह अकेली ज़िंदगी गुजारना। मगर नहीं, फ़र्क था कहीं ना कहीं। मैंने सोचा था कि जुल्फ़िकार को अपना जीवन साथी बनाकर मैं इसे जकड़ लूँगी, अपनी मोहब्बत के हिसार में कैद कर लूँगी, लेकिन कितनी गलत थी मैं तो खुद ही अपनी अना के हिसार में कैद होकर रह गई थी। और वो नशे जैसे मैंने तिनका वो नशे में जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़ना चाहा था, इसका तो तिनका तिनका बिखर रहा था। अक्सर मैं अपनी ज़िंदगी की इंतहा सोचती करतगी तो शायद मेरे मुकद्दर में थी और करतगी की ये हद के शायद मेरे मुकद्दर की इंतहा में। मेरा ज़रा इरादा ही मुझसे छीन गया था। क्या मिला मुझे जुल्फ़ी को अपना के? दुनिया के इल्ज़ाम, जुल्फ़ी के बेरुखी, इसकी सफाकी, इसका अनजान रवैया, मामा की दिल से निकलती नफ़रत, फ़ायज़ाबाजी की आंखों में चुभती नाराज़गी और तो और शमील भी मुझसे नफ़रत की निगाहों से देखने लगा था। आज जब वो सुबह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था तो मैं इसके पास गई। मुझे देखती इसके चेहरे पर कैसे नागवार एहसास उभरे थे। मुझसे नाराज़ हो शमील? मैंने हमेशा की तरह से प्यार से मुखातिब किया। वो चुप रहा। मैं जब से तुम्हारे घर आई हूँ तुम मुझसे बोले ही नहीं। पहले तो मुझे जाने ही नहीं देते थे यहाँ से, अब क्या हो गया? वो ही चुप। देखो शमील, अब मैं ना सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी मामा भी हूँ। तुम चाहो तो मुझे मामा बुला लो, मम्मी, माँ या फिर अम्मी। हाँ, मगर अम्मा मत कहना। मैंने इसके गाल को छुआ तो उसे नफरत से मेरे हाथ को झटका। नहीं है, आप मेरी मम्मी को अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिए है और आप मुझसे मेरे पापा को छीने आई हैं। वो चलाया। नहीं बेटा, मैं आपसे आपके पापा को छीने नहीं आई हूँ, मैं तो आपकी फैमिली का एक हिस्सा बनने आई हूँ। मैंने नरमी से इसकी आंखों में देखा। वो फ़ौरन उठा, अपनी किताबों वाला बस्ता उठाया। नहीं, आप झूठ बोलती हैं। जब से आप आई हैं मेरे पापा रात को देर तक घर से बाहर रहते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं। मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते और ना ही मुझे बाहर ले जाते हैं। आपने इनको मुझसे दूर कर दिया। आई हेट यू, नफरत है मुझे आपसे। ये कहकर वो चला गया और मैं सोचती रही कि इस 9 साल बच्चे के ज़हन में भी मेरे लिए इस कदर नफरत है, इतना जहर, इतनी हकारत है। इस छोटे से बच्चे के लिए भी मैं काबिल एहतराम नहीं हूँ। एहतराम, इज़्ज़त, हाँ शायद हर रिश्ते की बुनियाद यही होती है। मोहब्बत की हैसियत भी सानवी है। इज़्ज़त अगर ना हो तो और फिर इस शख्स के दिल में मेरी कितनी इज़्ज़त है जिसके बिन बन के मैं इसी के घर के साहिबान तले ज़िंदा हूँ, इसके नाम से पहचानी जाती हूँ। अब तो मैं खुद अपनी नज़रों में भी बहुत छोटी हो गई थी।
आज मैंने कॉलेज के बाद मामा के घर जाने का इरादा किया था। रोटी माँ को बनाने का फ़ैसला किया था। मुझे यकीन था कि वो मान जाएंगी, क्योंकि वो माँ है, बाप नहीं कि जिसका दिल ठोस हो जामद हो। मैं घर पहुंची तो घर मुझे बहुत वीरान लगा, बेरंग बेरौनक किसी सहरा की तरह। मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आई तो लॉन्च के सोफे पर मामा को नीम दराज पाया। इनकी आंखें छत पर टिकी थी और वो किसी गहरी सोच में गुम थी। वो भी मुझे बहुत वीरान सी लगी, बेरंग बेरौनक सी सहरा में लगे किसी अकेले पौधे की तरह। मैं अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा, किसी को आराम नहीं दे पाई। शायद इसलिए मेरे इर्द गिर्द की दुनिया सहरा बन गई और इस दुनिया के बाशिंदे भी सहरा ही की तरह वीरान बन गए। मामा, मैंने इनके बहुत करीब पहुँच कर इन्हें आवाज़ दी। वो मेरी आवाज़ पर चौंक पड़ी। इनकी आंखें नम थी, शायद वो बहुत रोई थी। मुझे देखकर इनके चेहरे पर कुछ अजीब से तासरात उभरे, कुछ मोहब्बत के, कुछ खौफगी के, कुछ ममता के, तो कुछ नाराज़गी के। वो प्यार और नाराज़गी का अजीब इम्तिजाज सा लगी। मामा, मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं इनके पास ही सोफ़े पर बैठ गई। उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, शायद ये नाराज़गी का इज़हार था। वो कुछ ना बोली। मामा, क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह कर लिया है जो कि काबिल माफ़ी ना हो? मामा, क्या वालिदैन इतने सख्त दिल होते हैं कि वो अपनी औलाद की गलतियों को माफ़ ना कर सके? मेरी आंखें भी नम हो गई। क्या वो औलाद सख्त दिल नहीं होती जो अपने वालिदैन की खुशी और इज़्ज़त की परवाह किए बगैर ही अपने फ़ैसले कर लेती हो, चाहे वो फ़ैसले इनके हक़ में गलत क्यों ना हो? मामा का लहजा भी इनकी आंखों की ही तरह भीगा भीगा था। मामा, आप मुझे माफ़ कर दें। मामा, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे इस तरह ना दें। मामा, मुझे इस तरह तनहा ना करें। ये मत भूलें कि मैं आपकी बेटी हूँ, जिसे आपने अपने खून से सींचा है। मैं मामा के कंधे से लगकर रो पड़ी। वो कंधा जो हमेशा मेरे हर दर्द का दरमान था बना है, यही तो भुला नहीं सकती कि तुम वही हो जिसे मैंने अपनी कोख, अपने खून, अपने जिस्म के अंदर पाला है, अपनी सांसों से जिसे ज़िंदगी दी और दुनिया में लाने के बाद कदम कदम पर जिसको ममता दी है। और वही बेटी, इसी बेटी ने अपने बाप के नामोस का कोई ख्याल ना किया। यकीनन मामा भी रो रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे रोने को यकसअंदाज किया। यहाँ इस तरह रोकर अपना वक़्त बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम चली जाओ वापस इस जगह जिसको तुम अपना घर समझती हो और जो कि तुम्हारा घर कभी बन ही नहीं सकता। वो खड़ी हो गई और सफाक लहजे में बोली, मामा, इतनी जालिम तो नहीं बने मामा, मैं वही विंज़ा हूँ मामा, आपकी विंज़ा, बाबा की विंज़ा नदीम। मामा, मेरा घर ये भी तो है, या फिर क्या इस घर ने भी मुझे पराया कर दिया, मुझे धुतकार दिया? मैं सिसक रही थी। इस घर ने नहीं, तुमने इस घर को धुतकारा है। अब ना ये घर तुम्हारा है और ना तुम पहले वाली विंज़ा हो। अब तुम विंज़ा जुल्फ़िकार बन चुकी हो। तुमने हर रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया है। तुमने मुझसे मेरा भाई, मेरा देवर, मेरे शोहर का बेहतरीन दोस्त छीना है। विंज़ा, तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपने मुर्दा बाप की रूह को भी दुख पहुँचाया है। अक्सर ख्वाब में वो मुझे रोते हुए नज़र आते हैं। और क्या ये चलन सिखाया था तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने, हमारी परवरिश ने? मामा के लहजे की सफाकी इनके आंसू पर हावी थी। चली जाओ यहाँ से विंज़ा, चली जाओ और फिर कभी आके अपनी मजबूर, बेबस और अकेली माँ का इम्तिहान मत लेना। चली जाओ यहाँ से। ये कहती हुई वो अपने कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। और मैं कितनी देर रोते रहने के बाद वहाँ से निकल आई। मुझसे गाड़ी चलाई ना जा रही थी, जहन शल हो रहा था, आंखों के आगे बेरंग से दायरे घूम रहे थे। मैंने घर जाकर गाड़ी रोक दी और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपना सर रख कर देर तक रोती रही। इसी वक्त जुल्फ़ी घर आए थे। हाँ, मैंने जुल्फ़िकार से मोहब्बत करके गलती की। हाँ, मैं इसके काबिल ना थी। हाँ, मैंने इससे मोहब्बत की जुर्रत करके बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, लेकिन मैं आज भी इससे मोहब्बत करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूँगी। मैं इसकी मोहब्बत में जान भी दे सकती हूँ। मैं इसकी मोहब्बत में तन्हा हो चुकी हूँ, अकेली, बिल्कुल अकेली। विंज़ा, बच्चों की तरह मत बिहेव किया करो। अपने क्लिनिक से वापस घर आए तो तुम्हें मौजूद ना पाया। फरहाना भाभी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि तुम इनसे मिलने गई थी। वो मुझे पकड़कर अंदर घर में लाए। तुम समझती हो कि किसी को तुम्हारी फ़िक्र परेशानी नहीं है, और चूँकि तुम किसी की ज़िम्मेदारी नहीं तो तुम्हारी भी किसी की तरफ कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ना? वो गुस्से में थे। मैंने भी इन्हीं के से लहजे में कहा, ज़िम्मेदारी और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। वो तंज़ियापन से हंसे और मेरी बात का जवाब सोचने लगे। नहीं कर सकता मैं ख़ुद को मजबूर तुमसे मोहब्बत करने के लिए, जिस तरह ख़ुद को तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। नहीं कर सकता दोबारा इससे मजबूर। तुम ये क्यों चाहती हो कि दुनिया भर के लोग से तुम्हारे ही इशारे पर चलें? जो तुम चाहो, जो तुम कहो वो हो जाए। क्यों तुम कायनात को अपनी बोतल का जिन बनाना चाहती हो? क्यों तुम हर इंसान को मेरे
तुम हर इंसान को हुक्म मेरे आका कहकर अपने सामने झुकाना चाहती हो। नहीं चाहती मैं किसी से भी कुछ, ना मामा से, ना आपसे, और ना अपनी किस्मत है। जो कुछ भी मुझे मिला है वही बहुत है। ये एहसान ही सब का बहुत है मुझ पर कि मुझे किसी और एहसान की तलब नहीं। और अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं तो छोड़ देना। मुझे मेरे हाल पर क्यों बार बार मुझे वापस से इसी महरूमी की दुनिया में घसीट लाते हैं। तलाश करने देना मुझे, मेरा वजूद जीने देना मुझे मेरे हाल पर। मैं चीख चीख कर कह रही थी, मेरे अंदर का लावा फटने को मच रहा था, आंसू मतवातर बह रहे थे। मेरा कोई वास्ता नहीं इस दुनिया से जिससे मोहब्बत की, वही मेरी मोहब्बत को समझ ना पाया। इसके घर को अपना घर बनाया तो सभी अपने रूठ गए, और इस घर ने भी मुझे धुतकार दिया। जब इस भरी दुनिया तमाम लोगों से मेरा वास्ता नहीं तो जाने दे मुझे किसी और दुनिया में। और फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, दिमाग की शरियानें गोया फटने लगी, ज़हन भाएं भाएं करने लगा। अपना वज़न मुझे घटता हुआ महसूस हुआ और पल में ही इस मौजूदा दुनिया से जैसे लाताल्लुक़ हो गई। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और ऐसी सिचुएशन में मरीज़ की जान जाने का ख़तरा है। अब आप बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है। कोई बात, कोई काम, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे मरीज़ा दिल बर्दाश्ता हो। इनकी खुराक, नींद, सुकून और सबसे बढ़कर इनकी ज़हनी हालत का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर जुल्फ़िकार, आप खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन अब चंद दिनों के लिए सर्जन से साइकोलॉजी डॉक्टर बन जाएं और अपनी वाइफ का बेहतर से बेहतर तौर पर ख्याल रखें। अदेर उम्र डॉक्टर जुल्फ़ी से बातों में मसरूफ़ था और मैं नीम बेहोशी के आलम में सब सुनने और समझने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर फिर मेरे बेड के करीब आया, मेरे हाथ में लगी ड्रिप की रफ्तार कुछ कम की और मेरी रगों में जाते हुए इसके कतरों ने मेरी रगों में हल्का सा दबाव डाला। मैंने आंखें खोल कर इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया। मैं गालबन किसी अस्पताल के ICU में थी। मशीन मेरे न्यूरो अल्ट्रासाउंड की मशीन मेरे दिमाग से जुड़ी स्कैनर पर लकीरें बना रही थी। हाँ तो मिसेस जुल्फ़िकार, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। इसने मेरा BP और हार्ट बीट चेक किया। अब आप भी तो डॉक्टर हैं और आप ही कम हिम्मती का मुजाहरा कर रही हैं। देखिए, ज़िंदगी ऊंच नीच पर मबनी होती है और फिर ज़िंदगी को फेस करना ही बहादुर लोगों का काम है। डॉक्टर ने गोया नसीहत की और फिर जुल्फ़ी से गोया हुए। डॉक्टर जुल्फ़िकार, विंज़ा की हालत अब बहुत हद तक नॉर्मल है। अगर आप चाहें तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप कम से कम इन्हें एक दिन यहाँ प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा लें और कल सुबह ले जाएं। जी बेहतर डॉक्टर, वो अदब से बोले। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेरे बिस्तर के करीब आए। मैं इसी तरह नीम व आंखों से सारा मंजर देख रही थी। वो कुर्सी पर बैठे और मेरी जानिब बहुत प्यार से देने लगे, कुछ ऐसा प्यार जो उनकी आंखों में मेरे लिए पहले कभी ना था। उन्होंने मेरे चेहरे के आगे आई हुई लट को अपनी उंगली से हटाया और नहायत ही प्यार से बोले, वेलकम बैक टू लाइफ मिसेस जुल्फ़िकार अहमद। शायद अगर ये बात वो आज इस लम्हे से कबल कभी भी कहते तो मैं खुशी से झूम उड़ती, अपने दिल की दुनिया में ख्वाबों के हज़ारों दिए जला देती। लेकिन आज मुझे इनकी ये बात और ये लहजा दोनों बहुत अनजान लगे, बहुत नाआशना से। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जिस चीज़ की ख्वाहिशों में हज़ारों अज़ियतें और हज़ारों मुसीबतें, हज़ारों रियासतें झेल आते हैं, वही चीज़ें हम तक आते आते बहुत मामूली हो जाती हैं, या फिर इनको पाने की तगोवदूद में झेले हुए गम इसकी हैसियत को कम कर देते हैं। कल सुबह ही इंशाल्लाह हम घर चलेंगे, अपने घर, तुम्हारा घर विंज़ा। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले थी। इसी तरह हंसो, इसी तरह खिलखिलाओ और हाँ, ज़िंदगी की तलखियों को फरामोश कर दो, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। उन्होंने मेरे साकत हाथ पर अपना हाथ रख के कहा। मैं खामोश रही। अगले दिन घर आए तो घर पर सभी को पाया। मामा, फायज़ा बाजी, उमर भाई, अनुष और इसकी बीवी भी, सभी मुझे वेलकम कर रहे थे। सभी के चेहरों पर मेरे लिए मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरे लिए कितनी अनजान थी। मामा मेरे करीब आए, मुझे गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुझे समझ ही ना पाई। वो मुझे सीने से लगा कर आंसू बहा रही थी और मुझे अपनी हालत की समझ ही ना आ रही थी। मुझे यूँ लग रहा था कि ये सभी चेहरे, सभी बातें, सभी मोहब्बत के साए सब धोखा हैं। इन सभी लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क चढ़ा रखे हैं। मुझे इन सभी पर गुस्सा आने लगा और इससे भी बढ़कर अपने आप पर कि मैं चाहकर भी इन लोगों को अपने से दूर ना कर पा रही थी। कितनी मजबूर, कितनी बेबस थी मैं। मेरे दिल में पता नहीं ये एहसास क्यों था कि मेरी ज़िंदगी में कहीं कुछ खोट, कुछ कमी, कुछ अधूरापन ज़रूर है। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। कुछ ऐसा कि जिस जगह मैं लेटी हुई हूँ वो घर का कोई आरामदा कमरा नहीं, बल्कि एक छोटी सी तारीख सी कब्र है जहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं, ना कोई अपना, ना कोई दोस्त। मैं घबरा कर उठी और बाथरूम में चली गई। वॉश बेसन का
पानी तवातर से बह रहा था और मैं वज़ू करने की नीयत से इस पर झुकी। मैंने पहले अपने हाथ 3 मरतबा धोए। यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे हाथों से मेरे गुनाहों की दुनिया भर की बुराइयों के गिर्द धुल के साफ़ हो गई और पानी के बहाव के साथ बह गई। फिर 3 बार कुल्ली करके और नाक का मसाज करने के बाद मैंने अपना चेहरा धोया। यूँ लगा कि जैसे मैंने अपना चेहरा किसी आम से पानी नहीं बल्कि आब ज़म से धो लिया हो। मेरी आँखों, कानों और दिमाग पर छाए गफलत के पर्दे इस पानी की ताकत से छट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। अपने बाजू धोने के बाद मैंने पाँव धोए और यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने अपने पाँव से गुनाहों की ज़ंजीरों को तोड़ दिया हो। वज़ू मुकम्मल करने के बाद मैं बाहर आई, दुपट्टा बांध के जाए नमाज बिछाई। ये मेरे हकीकी महमूद से और मेरे अपने अल्लाह से पहला राब्ता था। सबसे पहले मुझे ठीक से याद ना था कि मैंने कब नमाज पढ़ी थी या फिर मैंने कब अपने रब को याद किया था। हम इंसान अगर किसी जाने वाले या दोस्त के एहसान तले आएँ तो हम ताउम्र इसे नहीं फरामोश कर पाते, लेकिन वो ज़ात जो पैदाइश से भी कबल हमारी ज़ात पर एहसानात और मेहरबानी का खसार कायम कर लेता है, हम इस ज़ात को अपनी ज़िंदगी में फरामोश कर देते हैं। अगर कोई दोस्त हमें एक दिन का भी खाना खिला दे तो हम जब तक बदले में से खाना ना खिलाएं हम चैन नहीं पाते, लेकिन वो राज़िक जो कि हर रोज़ 3 बार हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है, इसे हम तक पहुँचाता है। क्या हमने कभी इसका एहसान मानने की कोशिश की है? हम इंसान जो कि ज़िंदगी की उलझनों पर परेशानियों से घबरा कर अपनी किस्मतों को दोषी ठहराते हैं, क्या हमने कभी अपने गुनाहों की तलाफ़ी की है? लेकिन वो मालिक जो हर बार हमें तलाफ़ी का मौका देता है, हमें ज़िंदगी की दुश्वार गुज़ार राहों में अपनी रजू करने का मौका ज़रूर देता है। मेरा किया हुआ एक सजदा मुझे मेरे माबूद के और भी करीब कर रहा था। मैं अपनी रूह से इस ज़ात को अपने करीब महसूस कर रही थी। नमाज के बाद मैं इसी के सनाम में तस्बीह पढ़ने लगी। मैं विंज़ा नदीम अली, जिसे कभी सरोकार ही ना था, रब्बुल आलमीन के किसी इसम से जैसे कोई ताल्लुक़ ना लगता था, तब तस्बीह के मोतियों से वही अल्लाह नूर समात के विर्द करने लगी और ये विर्द जैसे मुझे कायनात की तख्लीक़ के हर राज और हर कशफ से आशना करा रहा था। पल भर को यूँ लगा कि जैसे मेरी जाए नमाज वहाँ पर मौजूद नहीं जहाँ पर है, बल्कि हवा में मोहल्ली के और मैं तस्बीह के दानों पर अल्लाह ही ज़मीन आसमान का नूर है कि विर्द के हमरा खलाओं में सफ़र कर रही हूँ। तस्बीह ख़त्म होने पर मैंने इंतहाई मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथ उठाए और सच्चे दिल से दुआ की, लेकिन दुआ से कबल मेरी आंखें नम हो गई और मैं देर तक रोती रही। मैं इस रब ताला से मांगती भी क्या, इसने तो आज तक मुझे सभी कुछ बिना मांगे ही अता कर दिया। मेरी ज़ात गुनाहों के बोझ तले दबी है, लेकिन इस मालिक ने फिर भी मुझे सज़ा ना दी, मेरी ज़ात को नस्त नबूर नहीं किया, बल्कि मुझे संभलने का मौका अता कि मेरी उंगली थाम कर मुझे बका का रास्ता दिखाया, अपनी मोहब्बत का रास्ता दिखाया। मैं इसी तरह जाए नमाज पर बैठी अपनी हथेलियों को अपने आंसू से भिगो रही थी कि मेरे शाने पर किसी ने अपना हाथ रखा। मैंने देखा तो वह जुल्फ़िकार था। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इनके लहजे में अपनाइयाँ थी जो कि किसी भी ज़ाविये से ड्रामा महसूस नहीं होती थी। अपनी बेबसी पर रो रही हूँ कि मेरा महमूद मेरे कितने करीब रहा और मैंने इसकी मौजूदगी को महसूस करने में इतने साल लगा दिए। चलो उठो, रो मत। इंसान चाहे कितना ही खुदगर्ज़ क्यों ना बने, वो खालिक कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ता। चाहे जो हो जाए, वो 70 माओं से बढ़कर ही प्यार करता है। अल्लाह ताला देता है, बख्शता है और इंसान लेता है और भूल जाता है। चलो उठो, सो जाओ, अब बहुत देर हो गई है। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लटा दिया और ख़ुद बिस्तर के दूसरे कोने पर आके लेट गए। आप यहाँ सोएंगे? बेख्तियार ही मेरे मुँह से निकल गया था। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वो बहुत हल्के फुल्के लहजे में बोले, जैसे कि वो पहले भी इसी तरह करते रहे हों। शमील अकेला नहीं होगा क्या? आज मैंने तंज़ ही किया था, इससे सुला के आया हूँ। वैसे भी अब वो बड़ा हो गया है तो इसे अकेले सोना चाहिए, और फिर क्या मैं अपनी अच्छी सी दोस्त और प्यारी सी बीवी को तन्हा छोड़ सकता हूँ? उन्होंने मेरा हाथ थामा और इसे अपने गाल के नीचे रख लिया और आंखें मूंद ली। इनका ये रवैया बहुत हद तक मेरे लिए खुशगवार भी था और अजीब भी। मैंने भी इत्मीनान से आंखें बंद की और अच्छे दिनों की उम्मीद में नींद की वादियों में खो गई। आज मौसम सुबह से बहुत खूबसूरत था। छमछम बूंदों ने हर तरफ एक अच्छी सी तब्दीली कर दी थी। चिड़ियाँ, फाख्ताएँ, रंग बिरंगे तोते उड़ते फिर रहे थे। मेरे बाग में हुदूद की एक जोड़ी बहुत मज़े से घास पर बैठी थी और मैं इनको देखे जा रही थी। पाए बाग का ये कोना मुझे बेहद पसंद था। टिम्पा पकौड़े और चाय ले आई और मैंने इसे अपने पास ही बैठा लिया। दुल्हन बीबी जी, आपको पता है, आप जब अस्पताल में थी ना तो साहब रोज़ाना आपका फ़ोटो चुपके देखता था। इसके मुंह में पकौड़े के
इसके मुंह में पकोड़े के जाते ही मेरे लिए मोहब्बत टपकने लगी। मेरी फ़ोटो मुझे हकीकतन हैरत हुई थी। हाँ बीबी जी, और इस दिन आपने वो जो ड्राइंग रूम में अपनी मर्ज़ी से सेट किया था ना, जो साहब ने गुस्से से आपको डांटा था, आपके जाने के बाद इसी तरह वो गुलदान, वो सोफ़ा, वो मेज़ सेट किया, और हाँ आपके वो कपड़े जो सूटकेस में थे ना, वो सभी निकाल कर अपनी अलमारी के अंदर रख दिए। यकीनन चिंपा के किए हुए इंकिशाफ़ात मेरे लिए नए थे। अस्पताल से आए हुए मुझे 4 दिन हो गए थे, लेकिन मैं एक बार भी ड्राइंग रूम की तरफ नहीं गई थी और ना ही जुल्फ़ी की अलमारी खोल के देखी। और एक और बात भी दुल्हन बेबी, वो जो ऊपर वाला गेस्ट रूम है ना, इसके साथ वाले कमरे में साहब ने बड़ी बेगम साहबा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी थी। आपके आने से एक दिन पहले साहब ने वो सारी तस्वीरें उतार कर शमील के बाबा की अलमारी के ऊपर रख दी, और कोई और तस्वीरें अखबार में लपेटे लाए थे और वो ऊपर लगा दी। चिंपा की बात मुझे हैरत और खुशी दोनों में मुब्तला कर रही थी। इसे किसी और काम में लगाकर मैं पहले ड्राइंग रूम में आई और वाकई मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। ड्राइंग रूम वैसे ही सेट था जैसे कि 1 माह पहले मैंने किया था। बात इतनी सी थी कि इस ड्राइंग रूम की सीटिंग मैंने हमेशा एक ही देखी। एक दिन बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। मैंने सोफ़ों की तरतीब बदल दी। सुर्ख रंग की फूलों वाली बेडशीट को काट कर इससे नए कुशन कवर बनाए, बाज़ार से फूलों के नए वाज और ड्राई फ्लावर्स खरीद लाई और पूरे कमरे को एक नया लुक दे दी। जुल्फ़ी शाम को आई और देखते गुस्से में भर भर के पहले वाली सीटिंग इनकी बीवी ने खुद की थी, और इसकी यादों को मिटाने का मुझे कोई हक नहीं। फिर इनके हुक्म पर चिंपा ने तमाम सेटिंग को पहले तरह कर दिया। कुशन कवर निकाल कर फेंके, तस्वीरें वापस अपनी जगह लग गई, क्रिस्टल वास तोड़ दिया गया, और अब दोबारा वही मेरी की हुई सेटिंग, इसी तरह का क्रिस्टल वास, वही कुशन, वही तरतीब। ड्राइंग रूम से होकर मैं अपने कमरे में आई और जुल्फ़ी की अलमारी खोल कर देखी। अलमारी के एक हिस्से में जुल्फ़ी की शर्ट्स और सूट लटके हुए थे, दूसरी तरफ मेरे सूट सलीके से हैंग किए हुए थे। ऊपर के खाने में मेरी लिपस्टिक, मेरे हेयर बैंड और बाकी की चीज़ें, ब्यूटी और बाकी की चीज़ें पड़ी थी, और सबसे आखिरी खाने में मेरी सैंडल्स। ये तमाम सामान जब से मैं आई थी एक स्याह रंग के सूटकेस में मेरी ही तरह कोने में पड़ा रहता था, और अब इसे अचानक ये जगह मिल गई थी। मेरी आंखों में पानी, पल भर को आंसू आ गए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर गेस्ट रूम के साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा अक्सर बंद रहता था क्योंकि इस कमरे में जुल्फ़ी की बीवी की यादें थी, इसकी तस्वीरें, लेकिन आज इस कमरे में ऐसा कुछ ना था, ना कोई इसकी तस्वीर और ना इसकी यादें। सामने की दीवार पर जो साकत और जामद सा वजूद तस्वीर बना खड़ा था, वो मेरा था, विंज़ा जुल्फ़िकार का। ये इनलार्ज की हुई वही तस्वीर थी जो जुल्फ़िकार ने बर्फ़ के दरमियान में खींची थी, और इसी लम्हे के चंद सातों बाद ही तो मैंने इकरार किया था, अपने पहले प्यार का पहला इकरार। तभी चंपा अंदर कमरे में दाखिल हुई। दुल्हन बीबी जी, वो नीचे आपकी अम्मी आपसे मिलने आई हैं। इसकी इत्तला पर मैं जल्दी जल्दी ही नीचे आई। मामा मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी, इसके साथ 2 सूटकेस, चंद डब्बे और कुछ और सामान भी था। कैसी हो मेरी जान? उन्होंने मुझे गले से लगाकर बेहद प्यार किया। मैं तो ठीक हूँ मामा, लेकिन ये सब क्या है? मैंने हैरत से पूछा। ये सब मेरी बेटी का जहेज़ है, जो कि मैंने इसके लिए बहुत पहले से ही बनाना शुरू किया था। मामा ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा जहेज़? मैंने हैरत से कहा। हाँ विंज़ा, ये तमाम चीज़ें जो एक माँ ने अपनी बेटी के लिए इसके बचपन से इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन वो बदनसीब माँ इसे शादी पर दे ही ना पाई। मैं चंद बेतुकी बातों पर नाराज़ होकर इनका लहजा अफसुदा था। मामा, मैंने इन्हें रोका। हाँ विंज़ा, कुछ खुद गर्ज हो गई थी ना मैं, तब ये तो सोचा ही नहीं कि इस तरह के फ़ैसले तो रब ताला पैदाइश के वक़्त ही जोड़ देता है, हम इसको चाहकर भी बदल नहीं पाते। विंज़ा, जुल्फ़िकार की किस्मत में तब भी लिखी जा चुकी थी जब इसकी पहली बीवी इसकी हमसफ़र बनी, या फिर जब शमील पैदा हुआ। मेरी बेटी को जिसका हमसफ़र बनने के लिए पैदा किया गया था, वो सिर्फ जुल्फ़िकार ही था। कभी कभी हम वालिदैन कितने खुदगर्ज़ बन जाते हैं, अपने हुकूक तो याद रखते हैं लेकिन फ़राइज़ से मुँह मोड़ लेते हैं। मामा की आंखें नम थी। बस मामा, बीते हुए कल की तलखियों को भुलाकर अगर हम आने वाले कल और आज के बारे में सोचें तो शायद हम बहुत खुश रहें। मैंने मुस्कुराकर कहा। मामा ने वो सूटकेस खोले। कितने सारे रंग बिरंगी सजे बने गोटे वाले जोड़े, जरी के काम वाले सूट, बनारसी साड़ियाँ, कढ़ाइयों वाले कपड़े, किरण वाले दुपट्टे। मामा, ये सब आपने कब किया? मैं उठा कर देख रही थी और खुश हो रही थी। फ़ायज़ा का जहेज़ बनाते वक़्त तुम्हारा भी साथ साथ ही बनाती थी। विंज़ा, ये कपड़े हैं, इन बड़े डब्बों में बर्तन और छोटे डब्बों में जूते, चूड़ियाँ वगैरह, क्रॉकरी
कटलरी, ग्लास, मग और चंद ज़रूरी चीज़ें, इलेक्ट्रिक का कुछ सामान अभी घर पड़ा है, उठवा लेना। और हाँ बेटा, ये तुम्हारे जेवर। मैंने हैरान होकर इन्हें देखा। अपनी माँ की तरफ से दी हुई चीज़ें हर बेटी को लेना पड़ती हैं, चाहे इसे कोई ज़रूरत हो या ना हो। मामा के कहने पर मैंने वो दोनों सेट लेकर रख लिए। बेटा, अब अपने घर की हो गई हो तुम, जिम्मेदारी आ गई है तुम पर इस घर की, जुल्फ़ी भाई की और एक छोटे से बच्चे की भी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ साबित हो पाएगी। बस ज़रूरत है कुछ हौसले की, बर्दाश्त की, और मुझे उम्मीद है कि तुम सब्र और हौसले से काम लोगी। मामा एक अच्छी माँ की तरह मेरे सुपुर्द अपनी तहज़ीब कर रही थी और मैं इनके घुटनों पर लेटी अपनी खुशकिस्मती पर अपने रब की शुक्रगुजार हो रही थी। फ़ोन की घंटी काफ़ी देर से बज रही थी और चिंपा शायद कहीं सोई हुई होगी, इसलिए उठा ही नहीं रही थी। आखिर मुझे अपना आरामदा बिस्तर को छोड़कर फ़ोन तक आना पड़ा। हेलो विंज़ा। दूसरी तरफ जुल्फ़ी थे। कैसी हो? सो तो नहीं रही थी? जी नहीं, बस लेटी हुई थी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा ऐसा करो, शाम को तैयार है ना, हम डिनर पर जाएंगे। उन्होंने इतला दी। डिनर पर क्यों? ये गैर मुतवक्का इतला ही थी। क्यों, क्या आप भी हर किसी की तरह भूल गई हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? आज से ठीक 1 साल पहले आप विंज़ा जुल्फ़िकार बनी थी, हमारी बनी थी। वो बहुत प्यार से बोले। मैं इनके इस अंदाज पर हैरान ही थी। क्या ये भी ड्रामा था, अदाकारी थी, फ़रेब था, धोखा था, या ये क्या था? शमील को स्कूल के बाद शारी के पास छोड़ आऊँगा, तुम ठीक 6 बजे तैयार रहना। और हाँ, कोई बनारसी साड़ी भी पहना, किसी नाजुक सी ज्वेलरी के साथ, उन्होंने सरगोशाना से अंदाज में कहा। मैं बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया। यकीनन मुझे याद ना रहा था कि मेरी शादी की सालगिरह है। किस तरह भूल गई थी मैं ये दिन। मैंने मामा का दिया हुआ सामान निकाल कर देखा। इसमें वो 2 बनारसी साड़ियाँ थी, एक सब्ज़ रंग की बॉर्डर वाली और दूसरी रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। पर मैंने रेड वाली साड़ी निकाली, इसे चंपा से प्रेस करवाया। मामा के दी हुई ज्वेलरी सेट में से एक सुर्ख नगीनों वाला सेट निकाला। शाम को मैं वक्त से पहले ही तैयार थी। मैंने अपने बाल खोल के पहली बार तफसील से मेकअप किया, जेवर पहने, जुल्फ़ी का इंतज़ार करने लगी। वो भी 6 बजे से कुछ पहले ही पहुंच गए। हाथ में सुर्ख गुलाबों का बुके पकड़े हुए मेरी तरफ बहुत गहरी नज़रों से देखने लगे। क्या देख रहे हैं? मैं शर्मा सी गई। अपनी तकमील के एहसास को देख रहा हूँ। कितना मुकम्मल हो गया होना मैं फिर से मैं बंजर दिल पर प्यार की बारिश कितनी प्यारी लगती है ना। वो मुझे अपने दोनों हाथों में थाम कर बोले। मेरे चेहरे पर शर्म के कितने साए रक्सा थे। चले मिसिज, वो कदरे करीब आगे चले। मैं बहुत दूर चली गई। वो मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं जुल्फ़ी? गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा। वो मुस्कुराए। आपकी ये मोहब्बत, ये बदला हुआ रवैया कहीं ये वक्ती तो नहीं, या फिर मेरे लिए हमदर्दी तो नहीं? जुल्फ़ी, मैं आपकी नफ़रत फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर एक डर था इसे दोबारा खो देने का। पागल लड़की, मुझे तुमसे कभी नफ़रत नहीं थी। बस मैं तो अपने आप को वक़्त दे रहा था, अपने दिल को समझा रहा था, इसे नए हालात का आदी बना रहा था। तुमने तो मेरी मुर्दा ज़िंदगी में रूह फूंकी है, मेरी मुंतशिर सांसों को यकजा किया है, इन्हें समेटा है। कितना बिखर गया था मैं मोहब्बत को खोकर, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और चाहत ने मुझे जीने का एक नया रुख दिया है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर ने और शमील ने भी कबूल कर लिया है? अच्छा, मैं नम आँखों से मुस्कुरा दी। तो क्या वो रह सकता था इतने दिन अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर? उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा। उन्होंने टेप ऑन किया। मेहर अली शाह का कलाम गूंजा। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ, किथे जा लड़ियाँ। उन्होंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और मेरी तरफ मतवज्जो हुए। मैंने भी अपनी गुस्ताख अखियाँ लड़ा दी हैं इन झील सी गहरी आँखों से। अब क्या इन आँखों में मुझे रहने की जगह मिल सकती है ताउम्र, हमेशा हमेशा के लिए? इनका लहजा इनकी सदाकतों का अमीन था। उन्होंने अपनी जेब टटोली और इसमें से एक सफ़ेद रुमाल निकाला। इसमें वही मुरझाया सा बशा का फूल था। ये लो विंज़ा, मेरी मोहब्बत का पहला इकरार। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें सौंप दी है। हज़ारों लम्हे हमारे मुंतज़िर हैं, हज़ारों ख्वाब हमारी सांस में बैठे हैं, हज़ारों खुशियाँ हमारे इंतज़ार में हैं। मेरा साथ दोगी ना इन ख्वाबों ख्वाहिशों को पाने के लिए? दोगी ना साथ मेरा? वो मेरे हाथ को सुलाते हुए बोले। मैंने गर्दन को इस बात में जनिश दी। उन्होंने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। आई लव यू जुल्फ़ी। मेरी आंखें अपने हस्बैंड को तोड़कर मेरी आंखें अपने हर बंद को तोड़कर बह चुकी थी। मी टू डियर। उन्होंने अब मेरे आंसू साफ़ किए। गाड़ी अपनी रफ्तार पर फिर से चल रही थी।
शमील को ले लें। घर जाने से पहले मैंने कहा, अरे इस शैतान को वही रहने दो, कल वैसे भी इसकी छुट्टी है। आज तो हम अपनी नई नवेली दुल्हन से अपनी मोहब्बत का इकरार करेंगे, कुछ इसकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे और अपने प्यार की खुशबू को अपने रूम में बसा लेंगे। जुल्फ़ी का लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था। पहला प्यार, हाँ पहला प्यार कितना नज़दीक कर देता है ना, खुदा की इसका वजूद कितना करीब लगने लगा। प्यार इंसान को अपने महबूब से बहुत नज़दीक ले जाता है। जुदाई में अगर कोई साथ होता है तो खुदा होता है, मिलने की उम्मीद अगर कोई ज़िंदा रखता है तो खुदा होता है, मिलन की लम्हों की दुआओं और सजदों को अगर कोई सुनता है तो खुदा होता है। मैं अपने महबूब की मेहरबानियों पर दिल से शुक्रगुजार थी। गाड़ी इसी रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी और मैं खिड़की के शीशे से बीते दिनों के हर दुख को अलविदा कह रही थी और आने वाले हसीन लम्हों को खुश आमदीद कह रही थी। तो यहाँ पर यह नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ और इसकी राइटर हैं सादिया अमल काशिफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि नावल का नाम हमेशा वीडियो के लास्ट में होता है, नावल के एंड पर होता है। प्लीज़ अगर आपको नाम चाहिए हो तो वीडियो को फ़ौरन से एंड पर जाकर देख लिया करें, लेकिन हम नाम लाजमी लिखते हैं। अगर आप कमेंट्स में ये शिकायत करते हैं कि हमने नाम नहीं लिखा नावल का, तो ये हमारे साथ, आपकी आपी के साथ ज़्यादती होगी कि हम लिखते हैं, मैं लिखती हूँ नाम, लेकिन आप लोग उसको वीडियो के एंड पर नहीं देखते। वीडियो के शुरू में भी मैंने बता दिया है और वीडियो के लास्ट में भी बता दिया है। जब भी आपको नाम मालूम करना है नावल का और आप पूरा नावल पढ़कर लास्ट में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपने नाम ही मालूम करना है तो आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको नाम पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वीडियो वहाँ पर रुकती है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। बहुत अच्छा नावल था, हार्ट टचिंग और अट्रैक्टिव था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।